तो सी पहले क्वेश्चन नंबर जो मास्टर प्रॉब्लम था ना, सी स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। टेल मी आफ्टर डिडक्शन का मतलब ये ग्रॉस है कि नेट है? नेट है। और अपने पढ़े थे कि कभी भी बेसिक सैलरी नेट होता है तो उसको ग्रॉस करना चाहिए। कैसे? उसकी सैलरी में से जो भी कट हुआ है वो सब ऐड करके उसको ग्रॉस कर देंगे। ऐसी उसकी सैलरी में से क्या क्या कट हुआ है, प्रोविडेंट फंड का कट हुआ है, प्रोफेशन टैक्स कट हुआ है, तो जो कुछ भी कट हुआ है सब ऐड कर देंगे और ग्रॉस बना देंगे। और फिर प्रोफेशन टैक्स को लास्ट में भी लेना पड़ेगा। तो सी सॉल्यूशन में देखते जाओ, ये देखो उसका नेट बेसिक सैलरी इतना था, फिर सैलरी में से प्रोविडेंट फंड काटा था, प्रोफेशन टैक्स काटा था, जो कुछ भी काटा सब ऐड कर दिया, फिर इसको इंटू 12 किया है। इसका प्रेजेंटेशन कैसे भी चलेगा, मैंने ऐसे दिखा है, ब्रैकेट में सब दिखा दिया है। नेट अमाउंट में जो भी सैलरी में से कट हुआ था ऐड कर करके उसको ग्रॉस कर दिया। ये तो पता है ग्रॉस अमाउंट लेना चाहिए। तो ये बेसिक सैलरी का राइट अमाउंट है 3,14,400। फिर डीएनएस अलाउंस एंट्रिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब इन टर्म्स, नॉट एंट्रिंग लिखा होता तो नॉट इन टर्म्स, बट फिलहाल कैसा भी डी हो टैक्सेबल। तो 6,000 इंटू 12 72,000 फुल्ली टैक्सेबल। फिर फ्री लंच इन ऑफिस, फ्री मतलब ये परक्यूजिट है। ओके, फ्री मतलब ये परक्यूजिट है। और परक्यूजिट आया तो अपने को तुरंत चेक करना चाहिए कि अपने कम लाइट के अंदर किधर आता है। एक से ना, तो कम लाइट में लंच फैसिलिटी था ना, और उसका रूल क्या था, ऑफिस में हुआ या पेड वाउचर है तो एग्जाम 50 पर मील। तो इधर देखो उसको जो मील मिला है ना 75 रुपीज वाला है, मतलब एक थाली 75 वाली ऐसी फ्री में खा गया। कितने दिन खाया? 250 डेज। तो उसको टोटल बेनिफिट कितना मिला? 75 इंटू 250 डेज। ये पहले इनर कॉलम में आएगा। फिर लेस एग्जाम 50 इंटू 250 डेज। प्रेजेंटेशन देख लो, ये पहले इनर कॉलम में 18,750, फिर लेस एग्जाम में 50 पर मील के हिसाब से लेस होगा, और बैलेंस आउटर कॉलम में 6250। गेटिंग? फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो ये आरपीएफ में फॉर्मूला था 12% ऑफ बेसिक प्लस डी इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो पहले इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 72,000, ये देख लो। ओके, फिर लेस एग्जाम अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी जो कितना था 314,400, डीए इन टर्म्स 72,000, और टर्नओवर कमीशन नहीं था तो जीरो लिखा है उधर देखो। तो कितना आ गया 46,368, आउटर कॉलम 25,632। फिर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 10% है, इसका रूल क्या 9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनर कॉलम में 80,000 आ गया, लेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 76,000। ये सब तो आया होगा ना, 9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, आउटर कॉलम में 4,000। फिर टेलीफोन अलाउंस, अलाउंस आते ही उसको अंडरलाइन करना चाहिए। फिर अपनी बुद्धि चलेगी टीसी हट टीसी उधर, और ये टीसी हट टीसी उधर में नहीं है तो टैक्सेबल। और अमाउंट स्पेंड तो कंफ्यूजन के लिए दिया है। सी अमाउंट स्पेंड किधर काम आता है? टीसी उधर एंड नॉट इधर। ये टीसी उधर नहीं है, इन लोग तो कहीं पर भी पटक देंगे, लेकिन अपने को टीसी उधर भी अमाउंट स्पेंड काम आता है। तो ये कंफ्यूजन के लिए दिया था। अपने को एकदम अटल रहना चाहिए, टेलीफोन अलाउंस अपने कोडवर्ड में नहीं था तो टैक्सेबल। सीधा आउटर कॉलम 800 इंटू 12 मतलब 9,600। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन, फ्री साइन, फ्री इज अ साइन ऑफ परक्यूजिट, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब इंटरेस्ट बेनिफिट वाला परक्यूजिट है। और उसमें भी देखो लोन स्पेसिफाइड डिजीज के लिए था। स्पेसिफाइड डिजीज का लोन है ना, तो कितना भी बड़ा लोन हो फुल्ली एग्जाम। सी यूजुअली हम लोग लोन की साइज देखते हैं ना, 20,000 तक का लोन है तो एग्जाम, 20,000 से बड़ा है तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड डिजीज है तो कितना भी बड़ा लोन हो फुल्ली एग्जाम। तो सी इसका प्रेजेंटेशन देखो कैसे आएगा, इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन लोन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, ब्रैकेट में लिख दिया एग्जाम, अमाउंट कॉलम सीधा डैश, फुल्ली एग्जाम्ड है। हाँ, स्पेसिफाइड डिजीज नहीं होती ना तो कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर तो इन लोग क्वेश्चन में एसबीआई का रेट भी देते, इधर दिया नहीं क्योंकि पेपर सेटर को पता है एसबीआई रेट का जरूरत क्या है, ये तो फुल्ली एग्जाम्ड ही हो रहा है ना।
फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस का दो पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, नॉन गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर आएगा, और ये नॉन गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर आएगा। मतलब स्टेटमेंट में आउटर कॉलम में लिख के छोड़ दो, 6000 इंटू 12 72,000। फिर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, कभी भी एजुकेशन हॉस्टल अलाउंस आया तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ इंटू डैश चिल्ड्रन। फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1014, ये लिखा है बराबर, एग्जाम अंडर सेक्शन 1014। फिर वापस से डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ इंटू डैश चिल्ड्रन। ऐसे पूरा डैश डैश करके स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फिर अमाउंट भरो, सिखाया था ना मैंने ऐसा। तो सी मैंने कैसे किया है, क्वेश्चन में 6000 दिया है ना, सी 6000 पर मंथ पर चाइल्ड है कि टोटल है, टोटल है, पर मंथ होता तो लिखते हैं ना, ये पूरा टोटल है। तो सी मैंने कैसे किया, इधर देखो, ये टोटल को यहाँ लिख दिया है, फिर इसको डिवाइड बाय चिल्ड्रन, डिवाइड बाय मंथ्स, ऐसे डिवाइड करके रिवर्स गया मैं, और मुझे 125 आया। सी मुझे कैसे भी करके पर मंथ पर चाइल्ड वाला आंकड़ा चाहिए, कि अब मेरे माइंड में चल रहा है 300, लेकिन साथ में ये भी चल रहा है 300 मैक्सिमम है, कम हो तो कम लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो, लेकिन कम है कि ज़्यादा निकालो तो सही। और निकालना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इन लोग ने 6000 लमसम दिया है, तो उसको डिवाइड डिवाइड करके पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा। तो ये 6000 डिवाइड बाय 4 बच्चे, फिर उसको डिवाइड बाय 12 महीना करोगे ना, तो पर मंथ पर चाइल्ड 125 आ रहा है। फिर तो अपने माइंड में क्या 125 ही है, तो 125 एग्जाम 300 तक माफ है, कम हो तो कम लो, तो 300 से कम है तो कम ही लूंगा मैं, तो ऊपर भी 125 नीचे भी 125 ले, लेकिन चिल्ड्रन है 4, लेकिन लिमिट में रहो, 2 ही आएंगे। तो ऐसे आना चाहिए था आंसर। सी ये सम में मैंने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करके एक एग्जॉस्टिव सम बना दिया है। तो आउटर कॉलम में 3000, एजुकेशन अलाउंस होता तो नीचे 125 पूरा लेता कि 100, एजुकेशन एजुकेशन तो 100 ही है ना, ये तो हॉस्टल है तो 300 तक माफ है। अगर एजुकेशन होता तो ऊपर 125 लेकिन नीचे 100 रुपये ही आता, लेकिन ये हॉस्टल था। नहीं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो बताना पड़ेगा ना यार, चिल्ड्रन अभी किसके कितने कैसे अज्यूम करे यार, वो ऐसा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर तुमको लग बाई चांस खुद ने दिया, ऐसा बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, अज्यूम कर लो उसके 2 बच्चे होंगे, और क्या, कि गवर्नमेंट भी वही चाहती है 2 बच्चे होने चाहिए, तो 2 ही मान के चलो। लेकिन सी वो बोल रहा है, इससे मैं बता रहा हूँ, बाकी आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि कितने बच्चे बताए नहीं है, नंबर ऑफ बच्चे सब में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना रूल ही लिमिट के हिसाब से चल रहा है, मैक्सिमम 2, तो एक्चुअली कितने बच्चे बताना ही पड़ेगा ना। फिर नेक्स्ट देखना, फ्री मतलब परक्यूजिट आ गया, और एक कौन सा वाला है, कार है, कार आती दिमाग में आएगा, कार में 4, अब उन चारों में कौन सा है, चारों में चौथा है, फिर चौथे में फिर 4, तो ये देखो कार फॉर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट लिखा है ना, तो इससे मालूम पड़ा कार में 4 और चौथे में, सॉरी कार में 4 और चौथा वाला है। अब उसमें भी देखना पड़ेगा, ओन्ड बाय एम्प्लॉय ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो तो फ्री वर्ड लिखा होता है, मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ही होता है। फिर चेक करना एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय कि पेड बाय एम्प्लॉयर, तो देखो दिया आगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई भर रहा है, तो मतलब ये कैसा हो गया अपने चार्ट में, ओन्ड बाय एम्प्लॉय ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, फिर एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉय, तो 600 900 600 900 वाला, और 600 के 900 लो, गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी नहीं दिया है, तो 1600 सीसी मान के 600 पर मंथ, 600 पर मंथ, और ड्राइवर को जोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ड्राइवर का पैसा भी बॉस दे रहा, वाह, लेकिन उसका एक्चुअल सैलरी मत देखना, ये पीओपीपी होता है ना, पीओपीपी मतलब पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, वो स्टैंडर्ड अमाउंट से चलता है, तो ड्राइवर की जो भी सैलरी, अपने तो स्टैंडर्ड 900 रुपया लेके चलेंगे, तो अपना वो बेसिक 600 रुपया प्लस 900 डायरेक्ट ड्राइवर का 1500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये देखो इधर, सो अपने को चार्ट ही यूज करना है,
अपने को जो भी थियरी है उसको लिंक करना है अपने चार्ट में किधर बैठ रहा है। तो 600 था और ड्राइवर का 900 ऐड किया तो 1500 इंटू 12 18,000। फिर नेक्स्ट दिया फ्री क्लब फैसिलिटी। अब ये परक्यूजिट है, फ्री मतलब परक्यूजिट ना, और अपने कम लाइट के डिस्कशन मैंने नहीं पढ़ाया था और मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। फ्री रिफ्रेशमेंट्स ये मैंने पढ़ाया था, लंच की थियरी में बोला था लंच में 50 रुपए का लिमिट है, लेकिन चाय नाश्ता फ्री में मिला तो फुल्ली एग्जाम। तो फुल्ली एग्जाम मतलब इसका अमाउंट मत लिखना, इसको सीधा डैश करना। एक बार देख लो, सीधा डैश करते हैं ना तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए एग्जाम। ओके, फिर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 1016 में। तो या तो इसको सीधा ही डैश कर दो या फिर अंदर के कॉलम में लिख के लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1016 माइनस करो और आउटर कॉलम में डैश। ये देखो मैंने कैसे डायरेक्ट डैश ही कर दिया है और ब्रैकेट में एग्जाम अंडर सेक्शन 1016 स्कॉलरशिप हो गया। ओके, फिर मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, ये परक्यूजिट्स की निशानी है। और मेडिकल का परक्यूजिट है, अपना टेक्निक क्या था, पहले पेशेंट चेक करो, पेशेंट अगर ढंग का हुआ तो चार्ट में घुसेंगे। तो इधर पेशेंट कौन है, कुछ बोला नहीं तो एम्प्लॉय खुद ही पेशेंट होगा, फिर चार्ट के अंदर डूब जाओ। फिर इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया। फिर सी ग्रे के अदर सी ग्रे, सी ग्रे कोविड लिखा था ना, फुल्ली एग्जाम, सीधा डैश ब्रैकेट में एग्जाम। फिर फ्री यू, फ्री मतलब परक्यूजिट, और यूज मतलब यूज ऑफ मूवेबल एसेट, और यूज ऑफ मूवेबल एसेट में लैपटॉप है, फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम अमाउंट कॉलम में डैश। इन लोग बता रहे लैपटॉप हायर पे लेके दिया था बॉस ने, ठीक है ना, ओन लैपटॉप है का हायर्ड हो, कंप्यूटर लैपटॉप फ्री यूज करने मिला है तो एग्जाम्ड है, ये यूज वाले चार्ट में था। फिर फ्री यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, फ्री मतलब ये भी परक्यूजिट है, सॉरी एक रह गया मेरा। ही वॉज अलॉटेड 4,000 स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज नथिंग बट ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बदले कभी कभी स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। स्वेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है तो उनको कंपनी वाले रिवॉर्ड करते हैं बाय गिविंग देम शेयर्स एट अ लोअर प्राइस। स्वेट मतलब लिटरली पसीना है, और जो कंपनी को मेहनत करके ऊपर लाते हैं ना, कंपनी के जो मेन पर्सन होते हैं, दे कैन बी प्रमोटर, दे कैन बी द मेन एम्प्लॉइज, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है। और जो भी वो एम्प्लॉय को ESOP जैसा ही है वो, तो इधर तो क्या रूल था, एग्जाम्ड है कि टैक्सेबल, टैक्सेबल ही है, तो उसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 रुपये का मार्केट वैल्यू है लेकिन एम्प्लॉय को 15 में पड़ा, वाह, 100 की चीज का 15 ही देना पड़ा तो 85 का फायदा, बट पर शेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो 4,000 इंटू 85, तो ये देखो 3,40,000 दिख रहा है इधर, फुल्ली टैक्सेबल। फिर फ्री यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये अपने कम लाइट के डिस्कशन में नहीं था तो टैक्सेबल। ओके, कम्यूटेशन अलाउंस, ये अलाउंस आ गया है, अचानक अलाउंस आ गया तो नोटिस क्या करो, तो TC हट TC उधर, उसमें था ये, बट वो हैंडीकैप लोग के लिए एग्जाम्प्ट है, 3,200 पर मंथ फॉर हैंडीकैप, हैंडीकैप तो नहीं बोला है तो फुल्ली टैक्सेबल, पूरा 1,600 पर मंथ इंटू 12 आउटर कॉलम में 19,200, दिखा नहीं रहा हूँ, टैक्सेबल ही हो, समझ जाओ। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपया पर मंथ, तो इनर कॉलम में आएगा 900 इंटू 12, ये देख लो, और लेस एग्जाम हो जाएगा 10, 14, 200 इंटू 12, 2,400, आउटर कॉलम 8,400। फिर फ्री यूज ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब घर, और घर को एकदम लास्ट में रखना चाहिए, तो इसको अभी टच भी नहीं करेंगे, लास्ट में। ये सब छोटी छोटी बातें मैं तुमको लिखने को ही बोला है, वैल्यूएशन ऑफ हाउस हमेशा लास्ट में लेना चाहिए। फिर गिफ्ट ऑफ ₹12,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, गिफ्ट 5,000 एग्जेम्प्ट होता है लेकिन इन काइंड या वाउचर हुआ तो, लेकिन इधर काइंड है वाउचर है कि पैसा है, लिखा ये गिफ्ट ऑफ ₹12,000, रुपीज मतलब रुपया गिफ्ट किया है, और मनी गिफ्ट तो फुल्ली टैक्सेबल है। एक से इससे मेरे को एक बात याद है, लुक, अगर रुपीस के बदले उसको घड़ी गिफ्ट दी होती तो
घड़ी घड़ी तो कोई चीज मिली है ना। तो मैंने क्या सीखा था, 5,000 था एग्जाम, बैलेंस टैक्सेबल। इस मामले में ना देर आर टू ओपिनियंस। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 5,000 एग्जाम और बैलेंस पे ही टैक्स आएगा, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं 5,000 के ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल, पूरा ही। और स्टडी मटेरियल ने इन लोगों ने दोनों चीज दी हुई है। ऐसे मैंने तुमको स्टडी मटेरियल देखने के लिए मना किया है, देखोगे ना बाई चांस तो उसमें लिखा हुआ दिखेगा, इन लोगों ने डबल ओपिनियन दिया है कि अगर 5,000 के ऊपर हुआ जैसे 12,000, तो या तो पूरा ही 12,000 टैक्सेबल ले लो, या फिर 5,000 कट करके बैलेंस को लो। हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, 5,000 लेस करके बैलेंस। ओके, और वो तुम लोग ऐसे करो, बिंदास पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा गिफ्ट में भी और लंच में भी है। लंच में अपना क्या था, 50 रुपया पर मील। तो अगर 60 रुपये वाला होता है ना, तो कोई कोई लोग क्या बोलते हैं पूरा 60 टैक्सेबल, एंड कोई कोई लोग बोलते नहीं 50 माइनस करके बैलेंस। तो मैं बैलेंस वाला अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, बट फिर भी क्या तुम लोग को दो ओपिनियन बता के रख रहा हूँ। सी कभी कभी लॉ के अंदर वर्डिंग्स कुछ ऐसी होती है ना, तो इस वर्ड का क्या मतलब निकलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जब तक क्या कोई उसके ऊपर ठोस क्लैरिटी नहीं आती ना, तो डबल डबल ओपिनियन चलता है। ओके, और सैलरीड एम्प्लॉय लोग के लिए गवर्नमेंट को इतनी फुर्सत भी नहीं है ज़्यादा इन लोग बजट में मेहनत भी करें। सैलरीड एम्प्लॉय लोग का सीधा साधा हिसाब है, इसलिए गवर्नमेंट उन लोग के रूल्स के अंदर ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करती है। जो मैं सैलरी का पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिनों से, यही सब चीज़ चल रहा है। हाँ, खाली हाउस के परक्यूजिट में लास्ट ईयर के मुकाबले चेंज आया है, हाउस परक्यूजिट। बाकी सैलरी का थियरी तो इतने सालों से वही सेम रखा है। हाँ, ऐसे लीव सैलरी का भी चेंज हुआ था हाल ही में, पर इन लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं करते इसमें। एजुकेशन में भी ऐसा है कि वो मैंने बताया एजुकेशन एम्प्लॉय को मिलता है खुद की स्कूल में, तो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड है। तो एक ओपिनियन तो क्या है, 1,000 लेस करके बैलेंस टैक्सेबल, दूसरा है पूरा टैक्सेबल। तो तीन चीज याद कर लो, लंच, गिफ्ट, लंच का 50 रुपया, गिफ्ट का 5,000 और एजुकेशन का 1,000। ये तीनों में ना तुमको अगर कुछ विचित्र आंसर स्टडी मटेरियल में दिखे तो घबराना मत। ओके, see I am taking into care study material every data, accordingly I am teaching you, so in case you find little bit deviation it's okay। ये तीन चीज में है ही, और तुम लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे मार्क्स मिलेगा। स्टडी मटेरियल में दोनों चीज को राइट बताया है। बट क्या है, मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में डबल डबल चीज बताऊँ कंफ्यूजन होता है ना। अब तो चलो चैप्टर खत्म ही हो गया है, तो अब हम लोग ऐसे ही डबल बात करेंगे तो चलो सेटल भी होता है। तो हाँ, तो हाउस, हाँ गिफ्ट पे थे, गिफ्ट खैर ये तो मनी है, ये तो काइंड में होता तो 5,000 तक एग्जाम करके बैलेंस टैक्सेबल लेते, और उसमें डबल ओपिनियन है काइंड वाले में। कैश वाला गिफ्ट तो फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, लेकिन तुम लोग को वो नोट करने की जरूरत नहीं है कौन सी जगह डबल ओपिनियन है। तुमको डबल ओपिनियन क्या करना है, तुमको मैंने जो सिखाया वो करके और खत्म। ये तो खाली बताना पड़ता है बच्चों को ताकि बच्चा स्टडी मटेरियल में देख के घबरा ना जाए, बिकॉज फॉर यू इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, सो यू माइट समटाइम गेट्स डिस्टर्ब्ड, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। फिर पॉइंट 22 देखना, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। लीव ट्रैवल आती दिमाग में वो अपना चार्ट आना चाहिए, जर्नी कैसे है। एरोप्लेन हुआ तो इकोनॉमी लेंगे, और एरोप्लेन नहीं है ना तो अपना ऑर्डर ही है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। वो ना मिले तो आरपीटी का फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर, वो भी ना मिले तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर और सिमिलर जर्नी। तो यहाँ देखते हैं क्या है, लीव ट्रैवल फॉर हिमसेल्फ, वाइफ और इंडिपेंडेंट सिस्टर, ये क्यों गई है जबरदस्ती। और पता है लीव ट्रैवल में जर्नी किसकी किसकी होनी चाहिए, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, और इधर चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 इफ बॉर्न ऑन और आफ्टर 11098। याद है ऐसा था। लेकिन एम्प्लॉय गया चलेगा, बीवी गई चलेगा, लेकिन उसकी बहन भी चलती है, लेकिन इंडिपेंडेंट है ना। और डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर बोला था, तो उसके लिए जो भी पैसा मिले वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन वो बाद में, पहले तो अपने को इनर कॉलम में सबका ही लिखना है। लेस करते हैं अपने 3 जनों का लेस करेंगे, 2 जनों का, 2 जनों का। तो पहले तो इनर कॉलम में 40,000
पर हेड इंटू 3 जन का 1,20,000। फिर देखो अमाउंट स्पेंट ऑन जर्नी बाय कार, वो गाड़ी से गया था, मतलब प्लेन से गया था कि अदर मोड। अब अदर मोड गया तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर है, वो दिया है क्या सब में? देखो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर दिया है, और इन लोगों ने रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी दिया जबरदस्ती का, नहीं चाहिए ना, वो मेरा सेकेंड चॉइस है। माई फर्स्ट चॉइस इज फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, और एक बार मुझे वो दिया है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इन लोग तो जबरदस्ती गुमराह करने के लिए देंगे, लेकिन डोंट गो एज पर सम, गो एज पर अवर सिस्टम। तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर कितना है? 21,000 पर हेड, लेकिन हम लोग 2 हेड को ही पकड़ेंगे। कंपेयर विद अमाउंट स्पेंट 25,000 पर हेड, अमाउंट स्पेंट से तो कंपेयर करना पड़ता है, फिर विचर इज लोअर। इसका प्रेजेंटेशन आई डाउट ढंग से किया है कि तुम लोग ने, एक बार देख लो, किया है तो वेरी गुड, कीप इट अप, देख लो फिर भी है। ऐसा दिखना चाहिए। इनर कॉलम 40,000 इंटू 3, फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10(5) इसका सेक्शन था। फिर फर्स्ट क्लास एसी रेल फिर अमाउंट स्पेंड विचर इज लोअर, क्या हो रहा है, विचर इज लोअर, तो आउटर कॉलम में 78,000। फिर एम्प्लॉयर सोल्ड डिजिटल कैमरा, सोल्ड मतलब यूज करने दिया कि रखने को दे दिया है, रखने को ट्रांसफर ही कर दिया है। तो इधर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट की थियरी तुरंत अपने सामने चार्ट आ जाना चाहिए। कंप्यूटर, कार के अदर्स कंप्यूटर होता है तो 50% से WDV, गाड़ी होता है तो 20% से, लेकिन ये अदर एसेट है तो 10% से निकालेंगे WDV एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन कितने साल का डेप्रिशिएशन पकड़ना है वो पूरा कट टू कट एग्जैक्ट डेट से डेट जाना पड़ेगा। तो सी, ये डिजिटल कैमरा बॉस ने कब खरीदा था? मतलब बॉस ने पहले वो खुद यूज किया था, 2020 से तो खुद ही यूज कर रहा है, और वो घिसने के बाद एम्प्लॉय को सस्ते में दे दिया। तो इसका नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकाला? यू टू स्टार्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2021, ये ऐसा एक साल हुआ। तो सी, इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ऐसे तुम लोग गिनोगे ना, ये देखो पहला साल ये रहा, ये 22 सितंबर क्वेश्चन में दिया था देखो, तो फर्स्ट ईयर 2021 है, दूसरा 21-22, बट वो अप्रैल टू मार्च नहीं, डेट टू डेट। फिर 22-23 तक आ रहा है, कि इसके बाद जो बन रहा है ना वो क्या है, 22 सितंबर 23 से लेके 21 सितंबर 24 बन रहा है, लेकिन उस बीच में सेल हो गया है। सेल का डेट क्या था? जून था, जून तो सितंबर के पहले आ गया, तो ये वाला साल जो ऊपर लिखा है वो नहीं पकड़ पाएंगे, है ना, तो वो इनकम्प्लीट ईयर था, और इनकम्प्लीट ईयर नहीं लेते, जो कंप्लीट ईयर है पूरे पूरे ईयर में वही लेने हैं। इधर मैंने वो पूरा टाइमलाइन बना के नहीं दिखाया, लेकिन मैंने सिखाते टाइम कैसे किया तो वैसा टाइमलाइन बना के देख लेना चाहिए। तो 3 साल पूरे हो रहे, और हर साल का डेप्रिशिएशन कितना लेंगे? इसे कॉस्ट कितना था, 1 लाख ना, तो इसका 10% कम्स टू 10,000, तो 10,000 10,000 10,000, 3 साल का स्ट्रेट लाइन है तो सेम ही रहेगा ना, तो WDV 70,000 आ गया। फिर कंपेयर विद सेल प्राइस 4,000, तो 70 माइनस 4 66,000 आना चाहिए। ये तो 66,000, ये रहा देखो, टैक्सेबल अमाउंट 66,000, ये तो WDV थी अपनी, कंपेयर WDV विद द सेल प्राइस 66,000 आ गया। प्रेजेंटेशन देख लो आंसर में, ये देखो ट्रांसफर ऑफ डिजिटल कैमरा, और नोट बनाइए तो अपने लिखेंगे नोट नंबर 1। फिर फ्री यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मतलब परक्यूजिट है, और अपने कम लाइट के डिस्कशन में नहीं आया तो टैक्सेबल। अब ये वाला पॉइंट अच्छा है, देखो इधर कुछ नया आएगा। सी, पहले तो ये देखो, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब ये परक्यूजिट की निशानी है, तो ढूंढना इसको कम लाइट की थियरी में ही है। तो सी, एक एक करके देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ कम लाइट के डिस्कशन बताया था नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। और टैक्स किस बात का, देखो वैल्यू समझी इसकी क्या है, तेरा LIC प्रीमियम है, बॉस भर रहा है,
तेरी लाइफ तेरा इंश्योरेंस तेरे को भरना चाहिए ना, लेकिन बॉस ने भरा, तो ये भी बेनिफिट है ना। मैंने क्या बताया, इनकम का मतलब ऐसे नहीं कि पैसा आना ही चाहिए, कुछ हमारे पैसे बच गए, कुछ हमारा खर्चा भी बच गया, तो वो भी हमारी इनकम है ना। तो ये अदर ऐसा ही तो हुआ है, और ये बेनिफिट फुल्ली टैक्सेबल है। फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। सी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मालूम है क्या होता है, कि अगर एम्प्लॉय ऑफिस में काम कर रहा है, खास करके जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, अचानक कोई मशीन हैंडल करते टाइम सडनली कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो गया, तो उसका इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं कंपनी वाले। क्योंकि सी, अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है कि हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था और हमारी मशीन से उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उन लोग इंश्योरेंस निकालते। तो सी, ये सुनने में क्या लग रहा है कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कंपनी ने भरा है, लेकिन ये टैक्स फ्री है, क्योंकि कंपनी ने खुद के स्वार्थ के लिए किया है। आज अगर मैं कंपनी हूं और मान लो तुम लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हो, तो मैं अपनी लाइबिलिटी सिक्योर करने के लिए निकाला हूं, कि कल को मेरी फैक्ट्री में कुछ ऊंच नीच हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कॉम्पेंसेट करना कंपनी का जिम्मेदारी है ना। लेकिन कंपनी ने क्या सोचा, अचानक किसी को कॉम्पेंसेट करना भारी पड़ेगा तो इंश्योरेंस निकाल लेते। लेकिन ये इंश्योरेंस निकाल के ये मत सोच एम्प्लॉय को खुशी दे रहा है कोई, बॉस अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। जैसे था ना, बॉस एम्प्लॉय को कंप्यूटर यूज करने दे रहा है, तो बॉस का खुद का स्वार्थ है, उसको लैपटॉप पकड़ा दूंगा तो घर बैठे भी काम करा पाऊंगा। एजुकेशन में एम्प्लॉय का था कि अगर एम्प्लॉय कुछ एडुकेट होके आएगा तो मेरे ही काम आएगा। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कंपनी ने खुद के स्वार्थ के लिए किया है। और जब कभी भी कोई ऐसा होता है ना परक्यूजिट, जिसमें सुनने में लगता है कि एम्प्लॉय के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें स्वार्थ बॉस का ही है, तो उसको गवर्नमेंट टैक्स नहीं मारती है। तो उनमें ये पॉइंट है, और इसको मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपने अभी तक के डिस्कशन में आया नहीं है, पास्ट पेपर में एक आध बार पूछा इन लोग ने। ये तो सब मैंने उसी सोच से बनाया है, कोई यहाँ वहाँ अपने डिस्कशन में कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको समेट के एक सम बना लिया। तो आज हमने नई बात सीखी। सी, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा बोलूंगा, बॉस ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए किया है। अरे लाइफ इंश्योरेंस क्यों निकालता कोई, मैं मर जाऊं तो घर वालों का क्या। तो एज अ बॉस तेरे मरने क्या तेरे घर वालों का क्या, वो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेरी फैक्ट्री में तू मर गया एक्सीडेंट के कारण, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। So if I want to secure that thing, then it is not a maza for you. Then I am trying to secure myself. That is in accident insurance. But life insurance is totally for your फायदा यार। लाइफ इंश्योरेंस निकालना मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। फिर भी मैं तेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूँ, तो तेरे को मजा आया। एंड वेयर देयर इज अ मजा देयर विल बी सजा, तो वो टैक्सेबल है। इन शॉर्ट ये एग्जेम्प्ट है। दिस इज अ न्यू पॉइंट। तुम लोग भी है ना, तुम्हारी क्वेश्चन बुक में है ना, उसको ऐसा कुछ स्पेशल हाईलाइट कर दो कि बाय चांस एग्जाम में मास्टर प्रॉब्लम भी देखने ना मिले। ऐसी कट टू कट टाइमिंग आ गई तो इस पे इतनी नजर चली जानी चाहिए। अरे होता है ना कभी, अरे इतना बड़ा सर ने कराया था सम क्लास में, अभी तो देखने का टाइम ही नहीं है, तो एटलीस्ट ये दिख जाएगा। बाकी सब तो अपने थियरी अपने को संभाल लेगी एग्जाम में। फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये तो अपने मेडिकल के चार्ट में था ही ना, फुल्ली एग्जाम्ड है। फुल्ली एग्जाम, ये कोई नया पॉइंट नहीं था। तो सी, ये तीनों चीज एक बार है ना, तीनों इंश्योरेंस में दिखा रहा हूँ, इधर देखो, प्लीज देख लो ये। ठीक है, नया पॉइंट हमारे लिए ये था आज। इधर तुम लोग रॉन्ग हुए होंगे, बट ठीक है, मैंने पहले ही बोला था इस सब में कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स भी है। फिर फ्री एजुकेशन ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर इन अ कॉलेज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो सी, पहले फ्री मतलब परक्यूजिट है, और उसमें एजुकेशन वो कम लाइट में था। अपने कम लाइट में लाइट की स्पेलिंग मालूम है ना क्या है, LIEGST था। अपनी लाइट की स्पेलिंग ऐसी है।
तो उसमें ई एजुकेशन ही तो था, फिर उसका तुरंत चार्ट याद आना चाहिए। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉय एग्जाम, चिल्ड्रन का 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, एम्प्लॉयर ओन स्कूल और टाइप हुआ तो अदर फैमिली मेंबर के लिए मिला तो टैक्सेबल, तो ये चिल्ड्रन के लिए मिला है। एग्जाम अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल हुई तो, खैर इधर स्कूल नहीं कॉलेज है बट ठीक है खुद की है ना, लिखा है ना ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इट इज एग्जाम 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, और इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे लिमिट भी नहीं है। तो सी पहले ये 1600 जो दिया है ना वो अंदर के कॉलम में आएगा, 1600 इस पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे। बच्चे कितने हैं, डॉटर लिखा है ना, एल्डेस्ट डॉटर के लिए बोला है, और एल्डेस्ट डॉटर तो सबसे बड़ी वाली एक ही बेटी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 चाइल्ड का ही है। फिर लेस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 12 इंटू 1 एक ही है ना, डॉटर तो एल्डेस्ट डॉटर तो एक ही हुई ना। तो सी इसका प्रेजेंटेशन देख लो, किधर गया ये रहा, देखा आउटर कॉलम है 7200। फिर मोबाइल बिल्स रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, ये मैंने जब लास्ट परक्यूजिट्स का थियरी बंद किया था बताया था ना, मोबाइल बिल और स्कॉलरशिप का नया पॉइंट बताया था, फुल्ली एग्जाम्ड है, तो ये फुल्ली एग्जाम अमाउंट कॉलम में डैश। गैस बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब परक्यूजिट है, फुल्ली टैक्सेबल, अपने कम लाइट के डिस्कशन में नहीं आया था। फ्री मेडिकल, फ्री मतलब परक्यूजिट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने क्या, पहले पेशेंट चेक करो, पेशेंट ढंग का है तो चार्ट में घुसो, वरना टैक्सेबल। तो पेशेंट कौन कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इधर कौन है, बीवी पेशेंट है तो चलेगा। तो फिर चेक करो चार्ट में इन इंडिया क्या आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया सिंगापुर लिखा है। फिर उसमें था ट्रीटमेंट, स्टे, ट्रैवल, तो इधर क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट, और रूल क्या था, टू दी एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, तो इनर कॉलम में 1,20,000 लेस एग्जाम टू दी एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई 90,000, आउटर कॉलम में 30,000। फिर फ्री, फ्री वर्ड आती परक्यूजिट याद आना चाहिए, फ्री सर्विस ऑफ वॉचमैन, वाह उसकी घर की रखवाली के लिए वॉचमैन मिल गया। एनीवेज अपने कम लाइट में कहीं आया नहीं था ना, और जो परक्यूजिट मैंने नहीं पढ़ा फुल्ली टैक्सेबल, कि दुनिया बहुत बड़ी, बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन जो हम नहीं पढ़े वो सब टैक्सेबल। तो 1200 इंटू 12 हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस, वो अलाउंस है, तो दिमाग में टीसी हट, टीसी उधर, और टीसी उधर का एच था, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, स्पेंड अमाउंट ब्रैकेट में नहीं दिया है, तो अज्यूम फुल्ली स्पेंड फुल्ली एग्जाम, तो पूरा माइनस हो जाएगा, आउटर कॉलम में डैश, सीधा डैश किया तो भी चलेगा, सेक्शन 1014 लिखना चाहिए था, 1014। अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल, बोनस डिक्लेयर हुआ है ना, इग्नोर, बोनस रिसीव होगा तो टैक्सेबल, सिर्फ बोनस दिया तो रिसीव अज्यूम भी कर लेते हैं, लेकिन डिक्लेयर्ड बोला है तो नॉट रिसीव नॉट टैक्सेबल। एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल। फ्री मतलब परक्यूजिट आ गया। फ्री ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एक प्रकार का एजुकेशन है, और एजुकेशन अगर एम्प्लॉय को ही मिल रही है तो एग्जाम, अपने एजुकेशन के चार्ट में था ना फॉर एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम। फिर चिल्ड्रन का 1000 था, अदर फैमिली मेंबर टैक्सेबल, सी सब थियरी का ही गेम है पूरा। तो ये फुल्ली एग्जाम क्योंकि एम्प्लॉय को एजुकेशन मिली है। लीव एनकैशमेंट मतलब लीव सैलरी, उसका चार्ट क्या था, ड्यूरिंग द सर्विस के रिटायरमेंट के ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। फिर मेडिकल बिल्स रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर मतलब परक्यूजिट, मेडिकल में हमेशा पेशेंट चेक करो, पेशेंट कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, तो इधर कौन है, डॉटर मतलब चिल्ड्रन, तो चलेगा ना। अभी चार्ट में घुसो, इन इंडिया के आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, फिर उसमें सी ग्रे के अदर्स, सी ग्रे नहीं दिया है, और मैंने एक दिन बोला भी था सी ग्रे नहीं दिया ना तो अदरवाइज समझ के टैक्सेबल, क्योंकि सी ग्रे हुआ तो बताना पड़ेगा, कोविड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल बताना पड़ेगा, और नहीं बोला है तो फुल्ली टैक्सेबल। पेंशन फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, एक्स एम्प्लॉयर मतलब पुराना कोई बॉस है, टैक्सेबल, लेकिन ये कम्यूटेड है कि अनकम्यूटेड, पर मंथ लिखा है ना, पुरानी नौकरी का महीने महीने आ रहा है, और जो महीने महीने चले आता है वो अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल, पूरे साल का ही आएगा। सी इस साल में ताज़ा रिटायर हुआ होता ना
तो कुछ महीनों का ही आता, ये तो पुरानी रिटायरमेंट का, तो पूरे साल भर पेंशन मिला होगा इंटू 12। इसका बताओ, हिम्मत है तो। यस, सी एडवांस के बाजू में सैलरी लिखते हैं तो टैक्सेबल है, लेकिन यहां देखो एडवांस के बाजू में सैलरी लिखा है कि सिर्फ एडवांस लिखा है? सिर्फ एडवांस मतलब लोन लिया है, और लोन लिया है मतलब वो इनकम है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, आज लिया है कल चुकाना है। और लोन अपना धन है कि पराया धन? पराया धन, और पराया धन पे मैं क्यों टैक्स भरूं? सी एडवांस में जब सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी तो मेरी है, मेरी ही सैलरी मुझे जल्दी मिली, तो उसमें अपनापन लगता है, तो अपना समझ के टैक्स बढ़ते हैं। लेकिन ये एडवांस सैलरी नहीं है, सिर्फ एडवांस मतलब उधार लिया है, लोन। हाँ, लोन में जरूर इंटरेस्ट का सुकून मिल सकता है कि बॉस शायद बोल दे जा इंटरेस्ट मत दे, या एसबीआई रेट के मुकाबले कम दे, लेकिन इधर इंटरेस्ट का जिक्र किया ही नहीं है, तो विल अज्यूम बॉस पूरा इंटरेस्ट मार रहा होगा अपने से, कुछ दिया ही नहीं है, तो क्यों अपने को जबरदस्ती समझना है कि नहीं अपना बॉस तो बहुत अच्छा होगा ना, इंटरेस्ट नहीं मार रहा होगा अपने से, क्यों अज्यूम करेंगे? आज तो संसार ऐसा है कि हर इंसान किसी से ब्याज लेता ही है, तो अपने कुछ नहीं दिया तो वही अज्यूम करेंगे ना कि बॉस ने अपने को 1 लाख का उधार दिया है और पूरा इंटरेस्ट भी ले रहा होगा अपने से। इंटरेस्ट का कुछ दिया नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोला होता ना कि अपने को 1 लाख का एडवांस, एडवांस इज अ लोन है, पहले तो इधर लिख दो ये लोन है। एडवांस इज अनदर वर्ड फॉर लोन, ये लोन वाला ही पॉइंट है, लेकिन इंटरेस्ट बॉस चार्ज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, कुछ नहीं दिया है, तो विल अज्यूम जो मार्केट में रेट चल रही है पूरा अपने से बॉस चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिला। सी दो चीज होती है, लोन तो इनकम ही नहीं है, इट्स अ लायबिलिटी। इंटरेस्ट का खुशी मिल सकता है, लेकिन नहीं दिया है तो इंटरेस्ट का भी खुशी नहीं है। ऐसा होता तो इंटरेस्ट फ्री एडवांस, इंटरेस्ट फ्री, फिर तो इंटरेस्ट फ्री हो गया, फिर इन लोगों को एसबीआई रेट देना पड़ता, फिर देते ना, लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, तो इन शॉर्ट ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, एंड रहा सवाल इंटरेस्ट का, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया नहीं, ये तो मैं खाली बात कर रहा हूं, लेकिन इंटरेस्ट का नहीं दिया तो क्यों सोचने का इंटरेस्ट का। सी केयरफुल क्यों रहना पड़ता है में, एडवांस के बाजू में सैलरी वर्ड चिपका होता है ना, तो टैक्सेबल लेते, तो अपने घाय घाय में इधर गड़बड़ हो जाती है। गौर से देखने का, एडवांस के बाजू में सैलरी वर्ड नहीं है, तो मतलब इट्स अ लोन विच इज नॉट एन इनकम, इट्स अ लायबिलिटी, और टैक्स इज नॉट योर नॉट लायबिलिटीज। तो ये देखो किधर गया है, ये रहा, पढ़ो क्या लिखा है, लिया नहीं मैंने उसको, डैश ही किया है, क्या लिखा है, नॉट एन इनकम लायबिलिटी, मतलब मेरी इनकम नहीं, ये मेरा लायबिलिटी है। एक्चुअली तो स्टेटमेंट में नहीं भी लिखा चलेगा, फिर बाद में नोट लिखनी पड़ेगी ना यार, नोट का काम बढ़ जाएगा, तो इससे जो नोट में लिखना पड़े इधर ही लिख के खत्म कर दो ना, टाइम बचता है, नहीं तो इसको ऑल्टरनेटिवली नोट में भी लिख सकते हैं। फिर सी ये सब को है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करना, ऐसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पॉइंट था ना, फिर उसके बाद है ना आई फील ये भी थोड़ा, सॉरी क्या गलत किया, किधर गया, ये रहा, ये वाला, मतलब इधर कुछ नया तो नहीं था, लेकिन कोई कोई लोग इतना सोच नहीं पाते, मिस्टेक होती इधर। एक्स ग्रेशिया भी नया पॉइंट है। एक्स ग्रेशिया मतलब अपनी खुशी से कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, एक्स मतलब आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऐसे ही दिया। जैसे बहुत बार है ना, बॉस को लगता है यार एम्प्लॉय बहुत मस्त काम कर रहा है, रोज ऑफिस आ जाता है, एकदम सिंसियरली काम करता है, तो कभी कभी बॉस को भी लगता है चल उसको खुशी से कुछ दे देता हूँ, क्यों कोई अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड करते हैं, तो अच्छा करने वाले को मोटिवेशन मिलता है ना, तो ऐसे उसने खुशी से कुछ दिया है, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। बट जो भी है, खुशी से दिया तो एम्प्लॉय को तो मिला ना, मिला तो टैक्सेबल, इट्स काइंड ऑफ अ बोनस। ये भी रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि सी बोनस भी तो खुशी से देते ना,
तो ये भी खुशी से दिया है, और खुशी से दी हुई चीज जब एक्चुअली रिसीव होती है तो ही टैक्स भरने का। नहीं तो कितने बॉस तो लल्लू भी बनाते हैं, तो अच्छा काम करते रहे, मैं आउट ऑफ खुशी कुछ देते रहूंगा, वादा करता है खाली, देता नहीं है, तो टैक्स नहीं आएगा। इट शुड बी रिसीव्ड, मीन्स इट शुड बी ट्रीटेड एज बोनस ओनली। जैसे बोनस में कैसा रिसीव होगा तो टैक्सेबल, एक्स ग्रेशिया भी बॉस खुशी से दे रहा है, रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल। अगला पॉइंट भी जोरदार इंपॉर्टेंट है 41। ये पॉइंट ही नया था, पढ़ो क्या लिखा था। हाउसिंग लोन at the rate of 4.5% per annum provided by employer। बॉस ने लोन दिया है, सी लोन खुशी नहीं होती है, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट की खुशी हो सकती है, तो पढ़ के मालूम पड़ेगा। तो क्या लिखा, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 24 इस 15 लाख। मतलब लोन तो पहले का है, लेकिन इस साल की शुरुआत में 15 लाख आउटस्टैंडिंग अभी भी। अरे कोई पुराना लोन का हिसाब है, और अपना ईयर का बिगिनिंग क्या है, 1 अप्रैल 24, उस दिन इन लोग बता रहे 15 लाख का आउटस्टैंडिंग पड़ा है अभी भी। फिर लिखा है 50,000 इज पेड बाय एम्प्लॉय एवरी क्वार्टर टुवर्ड्स प्रिंसिपल। मतलब लोन लिया है तो चुकाते भी है ना, तो एम्प्लॉय 50,000 करके चुकाता है। और कब से चुका रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जून, मतलब जून से चुकाना चालू किया है। एवरी क्वार्टर मतलब समझता है ना, 3-3 महीना, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में। तो अप्रैल मई जून, साल अप्रैल में चालू होता है, तो अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर जून में बंद हो रहा है। तो स्टार्टिंग लिखा है ना, स्टार्टिंग मतलब जून से चालू कर दिया। फिर अगला क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का पीरियड। मतलब जैसे ही 3 महीने खत्म होते चुकाता है, 3 महीने खत्म होते चुकाता है। कितना चुकाता है, 50,000। फिर लिखा है लेंडिंग रेट ऑफ SBI वॉज 8%। ये कंपेयर करके खुशी का एहसास हुआ, वाह वाह वाह। क्या इसमें 8% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेट है, और अपना बॉस अपने से खाली 4.5 मांग रहा है, तो डिफरेंस इज माय बेनिफिट। और इसमें मैंने क्या बोला, पहले लोन का फिगर देख लो ना। लोन अगर 20,000 तक ही है तो कैलकुलेटर को टच करना है कि डैश, फिर तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। अगर लोन 20,000 का है, ये बड़ा लोन है, और इधर बेनिफिट मिला है तो कैलकुलेशन भी करना है। और पता है इस समय यूनिक क्या है, लोन का रीपेमेंट हो रहा है। अभी तक मैं ऐसा पॉइंट कभी भी लिया था ना, रीपेमेंट का पॉइंट नहीं था, लेकिन इस समय लोन रीपे हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सुनने में डेंजरस लग रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग बताऊंगा ना, लगेगा सिंपल एकदम यार। तो सी पहले तो मेरे को बताओ, अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होता तो क्या करते, फिर तो अपना फॉर्मूला था लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट। अगर रीपेमेंट नहीं होता तो पहले उसका आंसर बता दो, क्या करते, 15 लाख लोन की अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय SBI रेट 8% माइनस 4.5 एक्चुअल रेट जो बॉस चार्ज करते। 2 मिनट में आंसर आ जाता। अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होता तो, रीपेमेंट होने के कारण अपना कैलकुलेशन बिगड़ गया थोड़ा। तो सी इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट देख के समझ जाएगी। ये देखो, लुक हियर, ये देखो, कभी भी लोन का रीपेमेंट होता है ना, हर महीने का मंथ वाइज कैलकुलेशन करो। नो डाउट अपने को बोर होगा इतना कैलकुलेशन करने के लिए, बट ट्रस्ट भी बहुत सिंपल है। सी नॉर्मली रीपेमेंट नहीं होता तो हम लोग पूरे साल का इकट्ठा कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन रीपेमेंट होता है तो यू विल गो मंथ वाइज। ये देखो मैंने क्या किया है, अप्रैल में कितना आउटस्टैंडिंग लोन था, 15 लाख, मई में 15 लाख, जून में उसने 50,000 का इंस्टॉलमेंट चुका दिया। सब में बोला था ना 50,000 रीपे करना चालू किया है। कहाँ लिखा था ये, देखो, एम्प्लॉय एवरी क्वार्टर 50,000 पे कर रहा है, और जून से चालू हो गया है, मतलब जून में पहली किस्त चुकाई है उसने। तो ये देखो, तो जून में 50,000 चुका दिया, तो जून में कितना हो गया, 14,50,000। और सी इधर देखो क्या लिखा है, पढ़, नहीं ये पढ़ो ना, लास्ट डे ऑफ द मंथ,
सी कानून में लिखा है कि कभी भी लोन का रीपेमेंट होता है ना, तो लोन का रीपेमेंट कभी भी हुआ, कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑन द लास्ट डे। तो जून में उसने मिडल ऑफ द जून भी चुकाया होगा, लेकिन वी विल सी लास्ट डे ऑफ द जून क्या बैलेंस था। तो जून के मिडल में रीपे किया हो कि जून के एंड में रीपे किया हो, एट द एंड ऑफ जून बैलेंस लोन लाइबिलिटी कम होगी अपनी, क्यों 50,000 चुकता हो गया ना। और सी ये जो लिखा है ना इधर, इसको ऐसे कैजुअली मत लो, कानून में ही लिखा है। सी मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज सिखाता हूँ, लेकिन लॉ में ऐसा लिखा है, इंटरेस्ट बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ऐसा लिखा है। सी पहले ऐसे तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और बताना सही भी नहीं होता, बच्चे डर जाते। तो पहले तुमको बेसिक तरीके से बता दिया, लेकिन कानून में तो लिखा है इंटरेस्ट बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ बोला है, तो जैसे अप्रैल के एंड में 15 लाख ही था, मई के एंड में 15 लाख ही था, लेकिन जून में चुका दिया। अब जून के स्टार्ट में चुकाया कि बीच में चुकाया, कभी भी जून के एंड में कितना हो गया, 14,50,000 हो गया लोन। मतलब अपने को लास्ट डे ऑफ द मंथ का बैलेंस निकालना है। तो बस फिर तो अगला रीपेमेंट कब आएगा, जून के बाद। ये जो क्वार्टर 3-3 महीने का पीरियड क्वार्टर ही होता है ना, तो फिर सितंबर में वापस चुकता होगा। तो जो 14,50,000 का लोन था, इट विल बिकम 14 लाख। फिर दिसंबर में रीपेमेंट आएगा, और मार्च में। से कितने लोग इधर ही खो जाते, सर जून में रीपेमेंट चालू हुआ है, लेकिन जून की पहली तारीख छोड़ना क्या करना है, क्योंकि लॉ कैलकुलेशन किस पे बेस कर रहा है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। सो फॉर लॉ व्हाट मैटर्स इज बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। और एट द एंड ऑफ द मंथ तो जून तो निकल गया, रीपे हो गया ना फिर। तो इस तरह से देखो अपना बैलेंस बदलते गया। अब फॉर्मूला वही है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, लोन अमाउंट इनटू एसबीआई रेट माइनस एक्चुअल रेट। बट इधर अपने को हर महीने का निकालना है, और एक महीने का निकालना तो इंटू 1/12 करते हैं। तो सी अप्रैल का अलग से निकालो, वही इंटू करो। एसबीआई रेट क्या था 8%, एक्चुअल रेट कितना 4.5%। फिर एक महीने का करना है तो इंटू 1/12 करो ना कैलकुलेटर पे, मंथ वाइज निकालना है। खाली मजदूरी बढ़ गई, टफ नहीं है। तो 15 लाख को वही अपना डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस 8.5 माइनस, सॉरी गलती से निकला, 8 माइनस 4.5, 8.5 निकला मुझसे, 8 माइनस 4.5, बट इंटू 1/12 करना पड़ेगा। तो बस ऐसे हर महीने का चेक करो, पहले दो का तो सेम ही आएगा, 15 लाख ही है ना, लेकिन जून में 14,50,000 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3.5% वो डिफरेंस, फिर इंटू 1/12 कितना आया 4229। मतलब वही करना है, ये जो लोन के आंकड़े हैं ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 3.5% करना है, जो अपना बेनिफिट वैल्यू है, और सबको इंटू 1/12 1/12 1/12 ऐसे 12 फिगर्स निकालेंगे। सी ये सब इंटरेस्ट बेनिफिट ही है, लेकिन बेनिफिट इज कैलकुलेटेड मंथ वाइज, एंड फिर टोटल करना पड़ेगा। अब तो समझ आओ ना, ऐसे ही किया है। फिर टोटल करके आया 49,291। सी डोंट वरी, ये इसका सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं तुमसे शेयर करूंगा, तो तुमको अपने मोबाइल ऐप में जहाँ नोट्स दिखती है ना, वहाँ ये भी दिख जाएगा। तो तुम लोग को फुर्सत में इसको नीटली अपनी बुक को करना है, कर लेना। अभी तुम लोग करेक्शन करने होगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट ही नया था ना ये। सी स्टडी मटेरियल में तो एक सम ऐसा भी दिया है, हर महीने चुका रहा है वो। ऐसा लिखा था हर महीने की 5 तारीख को कुछ चुकाता है, हर महीने की 5 तारीख को। 5 तारीख पे ध्यान मत देना, कभी एट द एंड ऑफ द मंथ देखना है। तो हर महीने की 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख कभी भी चुकावे, वो महीने के एंड में लोन कम हो गया। तो ये अगर मंथली चुका था ना,
तो आंसर क्या आता? 15 लाख। अरे अप्रैल से महीने महीने चुका था, तो अप्रैल में 14,50,000 हुआ था। क्यों 15 लाख? तो 1 अप्रैल को बोला था इन लोग। अरे बोला था ना यार, 1 अप्रैल को 15 लाख है। और इधर बोलेंगे महीने महीने चुका रहे, हर महीने की 5 तारीख को। तो अप्रैल में अगर 5 तारीख को चुकाया तो अपने को तो अप्रैल का लास्ट डे देखना है ना, तो चुकाते ही अप्रैल में ही 14,50 आ जाएगा। फिर तो अपने ये 1450, फिर तो 50-50 कम ही हर महीने कम होते आएगा। लेकिन इधर मंथली रीपेमेंट है कि क्वार्टरली? क्वार्टरली। दो ही टाइप के सम आ सकते हैं ट्रस्ट में, या मंथली रीपेमेंट वैसा स्टडी मटेरियल में मिलेगा तुमको, या फिर ये क्वार्टरली रीपेमेंट। बट जैसा भी हो ना, कभी भी रीपेमेंट होता है ना, पूरे 12 मंथ का अलग 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 निकालो, फिर टोटल करके लो उसको। और टोटल करके क्या आ गया? 49,291। ये स्टेटमेंट में आउटर कॉलम में आएगा। नहीं नहीं, सी उसका डाउट क्या मालूम है, ये लोन रीपेमेंट हो रहा है तो बैलेंस छोटा होते आ रहा है ना। जैसे 15 लाख का लोन बिकेम 14,50, फिर 14 लाख हो गया, तो किसी का लोन रीपे करते करते किसी मंथ के एंड में 20,000 से कम हो गया, और वो 20,000 वाला रूल वो यूज कर रहा है, वो नहीं। सी 20,000 इज द फुल लोन अमाउंट। वो 20,000 का जो रूल है ना, कि अगर लोन 20,000 तक का हो तो इंटरेस्ट बेनिफिट एग्जाम्प्ट है, था ना 20,000 अपना रूल। दैट इज 20,000, नॉट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, दैट इज द फुल लोन अमाउंट। वो तो हर लोन किसी ना किसी दिन चुकता होते होते 20 तक आ ही जाएगा ना। तो वो अपने थियरी में जो 20,000 था ना, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं था, फुल लोन अमाउंट था। ओके सी, इधर है ना, राउंड ऑफ वाउंड ऑफ किया चलेगा, कोई डेसिमल्स का, जैसे सी मैंने इधर है ना लास्ट लास्ट में काफी एक्यूरेट रखने का ट्राई किया है। बाकी ठीक है, इसको इतना लिटरली मत लो। ये जो दिख रहा है 3937.5, इसको मैं 3938 भी कर सकता था। 2-4 रुपए का आगे पीछे ड्यू टू फ्रैक्शंस हो रहा है, इट्स ओके, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं काटते ये लोग। बट वर्किंग का तरीका सही होना चाहिए। ओके, कंक्लूजन सुनो, कभी भी इंटरेस्ट बेनिफिट करो ना, अगर रीपेमेंट नहीं है तो सिंपल है, क्या करना है, सीधा जो भी लोन है इंटू SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट। रीपेमेंट है तो पूरा हर मंथ का शेड्यूल बना दो, पूरा ही शेड्यूल बना दो। ओके, इस तरह शेड्यूल मतलब ऐसा शेड्यूल बना दो, फिर हर महीने का अलग अलग निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन मंथ वाइज निकालोगे तो इंटू 1/12 करना पड़ेगा बार बार। तो ये एक न्यू पॉइंट था। अब एक लास्ट चीज बची सब में, हाउस वैल्यूएशन। तो सी, हाउस का एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते, लेकिन पढ़ते टाइम क्या है, उन लोग की बातों में अपने को कैरिड अवे नहीं होना है। मैंने कहा सम तो तेरे को घुमाएगा, डोंट गो एज पर द सम, गो एज पर अवर सिस्टम। लेकिन एक बार सम में आइडिया तो लेना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा, फ्री यूज ऑफ अकोमोडेशन इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन के लोग बहुत वो लल्लू बना, तो मालूम है ना। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन काम कब आती है, ओन हाउस में। रेंटेड हाउस हो तो काम नहीं आता है, बी केयरफुल। ओ दे ही दिया, देखो आगे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, बॉस को रेंट भरने की नौबत आ गई। मतलब बॉस का भी ओन हाउस नहीं है, रेंटेड हाउस है। तो अपने हाउस के चार्ट में देखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, अदर एम्प्लॉय, उसमें ओन हाउस के रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस। और रेंटेड हाउस में पॉपुलेशन देखते ही नहीं है, सीधा 10% ऑफ बड़ा बक्कम, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विचर इज लेस। फिर फर्नीचर को जोड़ो, फिर बॉस कुछ चार्ज कर रहा है रेंट तो वो लेस करो, फर्नीचर तो दिया है ना इधर, और फर्नीचर भी हायर्ड फर्नीचर, तो हायर चार्जेस ले लेंगे। फिर बाद में वो लेस करते ना, अगर बॉस कुछ मांग रहा है एम्प्लॉय से, वो नहीं दिया था। सी बॉस खुद भर रहा है, दिया था, लेकिन बॉस एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर रहा है, वो नहीं दिया था। तो लास्ट में वो जो करते हैं लेस रेंट चार्ज, वो नहीं आएगा। याद है ना तुमको, चार्ट अभी दिखा नहीं रहा, अभी तक आ जाना चाहिए सब। तो सी इधर अभी इसका फॉर्मेट क्या, वर्किंग नोट का,
पहले बड़ा भक्कम, फिर 10% निकालेंगे, कंपेयर विद रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच इज लोअर, फिर फर्नीचर को जोड़ के वैसे करना है। तो पहले बड़ा भक्कम, तो चालू करो बड़ा भक्कम। बड़ा भक्कम में सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना था, एक से ना, ये देखो बेसिक सैलरी 3,14,400 है, ये तो मिला होगा सबको। डीएबी इन टर्म्स लेना है, इधर इन टर्म्स ही था। सी लाइन से जाओ बड़ा भक्कम से, फिर ए क्या था, अदर टैक्सेबल अलाउंस। अब तुम लोग मेरे इधर रेडीमेड चीज को मत देखो, मेहनत की थी है, ये पूरे सम में छान मारो। और पता है क्वेश्चन छानना चाहिए, सॉल्यूशन 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 से ढूंढने का। ये देखो जैसे एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूँ, देखो आंसर है ना, यहाँ जितने भी अलाउंसेज है ढूंढूंगा मैं। खैर ये तो बहुत बड़ा सम था, मेहनत ज्यादा लगती ढूंढने में, एग्जाम में इतना बड़ा सम नहीं आएगा। ये तो खाली प्रैक्टिस करने के लिए हमने बनाया ना, बाकी सम में फटफट मिल जाएगा। लेकिन इस सम में देख लेते, अलाउंसेस के नाम पे क्या था, टेलीफोन अलाउंस था, एंटरटेनमेंट अलाउंस था, हॉस्टल अलाउंस था, फिर और भी कोई अलाउंस था ना, कम्यूटेशन अलाउंस था, ट्राइबल एरिया अलाउंस था, फिर लास्ट में हेल्पर अलाउंस भी था, है ना। और अदर टैक्सेबल अलाउंस मतलब आउटर कॉलम वाला अमाउंट लेना है। तो सी होमवर्क करने वाले किए होगे वो सब, तो डायरेक्ट बता दो, टेलीफोन अलाउंस था, एंटरटेनमेंट अलाउंस था, हॉस्टल, ये सब मैंने आउटर कॉलम से अमाउंट उठाया है। कम्यूटेशन अलाउंस था, ट्राइबल एरिया अलाउंस, एक और था हेल्पर अलाउंस, लेकिन वो आउटर कॉलम में डैश हो गया था ना। और ये क्या बोला, अदर टैक्सेबल अलाउंस। कुछ नया नहीं था, खाली अलाउंस से ढूंढ ढूंढ के लिखने थे। फिर बड़ा भक्कम, बोनस क्वेश्चन में था लेकिन रिसीव्ड नहीं था ना, डिक्लेयर था। अपने बोनस तो क्या इस साल का भी होना चाहिए, नो पास्ट नो फ्यूचर, वो रिसीव्ड भी होना चाहिए, कमीशन नहीं था। फिर हाँ अब ये मेरे को बता, लास्ट वाली चीज, अदर मॉनेटरी इनकम में परक्यूजिट्स छोड़ के सब लेना है ना। तो सी ये मेरे को तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, एक बार देखो ना इधर, अदर मॉनेटरी इनकम में मैंने कैसे सिखाया था, पूरा स्टेटमेंट छान मारो, परक्यूजिट्स को छोड़ के जो मिले ले लो। ओके चलो एक बार करना पड़ेगा, भले एक प्रोसेस होगा, करना पड़ेगा। तो सी पूरा स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूं, जहां कहीं भी परक्यूजिट दिखा उसको भाव नहीं दूंगा। तो सी बेसिक सैलरी तो ले लिया था, मुझे तलाश है कुछ बड़ा बक्का में और कुछ आइटम है क्या मॉनेटरी इनकम्स में। तो बेसिक सैलरी तो ले लिया, डीए भी ले लिया है, फ्री लंच परक्यूजिट्स तो लेना नहीं है। फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मना किया गया था, बड़ा बक्कम के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोला था ना, प्रोविडेंट फंड की चीजें नहीं लेनी है। फिर टेलीफोन अलाउंस ले चुका, अलाउंस तो ले चुका ना, इंटरेस्ट बेनिफिट परक्यूजिट है नहीं लेना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल अलाउंस ले चुका। फिर फ्री यूज ऑफ कार परक्यूजिट्स की मनाही है, फ्री क्लब परक्यूजिट, ये भी परक्यूजिट, ये भी परक्यूजिट, ये भी परक्यूजिट, सब परक्यूजिट ही था। अरे परक्यूजिट मालूम, फ्री वर्ड परक्यूजिट ही होते हैं, और परक्यूजिट लेना ही नहीं है अपने को, अदर देन परक्यूजिट कुछ मॉनेटरी इनकम है तो चाहिए। फिर फ्री यूज तक मैंने चेक कर लिया, कम्यूटेशन अलाउंस तो अलाउंस है, वो तो बड़ा बक्का में ले लिया, ये भी अलाउंस से ले लिया। गिफ्ट ये परक्यूजिट्स की थियरी में था, ये मॉनेटरी इनकम है लेकिन गिफ्ट इज अ परक्यूजिट, और परक्यूजिट्स में से कुछ भी नहीं लेना है। फिर लीव ट्रैवल भी परक्यूजिट होता है, परक्यूजिट वाली चीजें नहीं लेनी है। सब लेना होता तो बहुत कुछ आ जाएगा बड़ा बक्का में यार, बड़ा बक्का में यू टू एक्सक्लूड ऑल परक्यूजिट्स। ये भी परक्यूजिट है नहीं लेना है, ये भी परक्यूजिट है नहीं लेना है, ये सब परक्यूजिट है, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर वाले। फ्री एजुकेशन परक्यूजिट है, मोबाइल बिल्स भी परक्यूजिट है, गैस बिल्स भी परक्यूजिट है, फ्री मेडिकल परक्यूजिट है, फिर फ्री वॉचमैन भी परक्यूजिट है। बाकी अलाउंस, अलाउंस तो बड़ा बक्का में काउंट हो गया है। अरियर्स हाँ ये परक्यूजिट नहीं है, बट नो पास्ट नो फ्यूचर, ये पॉइंट याद आ गया। फिर बोनस का तो फैसला हो चुका है, एडवांस सैलरी नो पास्ट नो फ्यूचर, ये फ्यूचर का है। फ्री ट्रेनिंग परक्यूजिट, परक्यूजिट लेना नहीं है, लीव एनकैशमेंट लेंगे।
ये परक्यूजिट भी नहीं है, और ये ड्यूरिंग द सर्विस मिला है टैक्सेबल, और ये मॉनेटरी इनकम भी है. सी लीव सैलरी एक तरह से अपनी सैलरी ही है, लेकिन क्या होता है जो लोग छुट्टी बचाते हैं ना, उसको 12 महीना की पगार के ऊपर एक्स्ट्रा मिलती सैलरी, बट ये एक्स्ट्रा सैलरी मिली है तो ये बड़ा भक्कम में काउंट होगा. इट्स नॉट अ परक्यूजिट काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा बेनिफिट, इट्स योर सैलरी. लेकिन जो लोग छुट्टियां बचाते हैं उनको 12 महीने के पगार के अलावा एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है छुट्टियां इनकैश करने का, तो ये तो मॉनेटरी इनकम में काउंट होगा. फिर मेडिकल बिल्स रीइंबर्स तो परक्यूजिट है, परक्यूजिट बड़ा भक्कम में नहीं आता. हाँ, ये आएगा. पेंशन भी अपनी मंथली पगार जैसा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलता है. हाँ, ये पेंशन कोई दूसरे बॉस से मिला है, लेकिन ऑल एम्प्लॉयर, मैंने बताया ऑल एम्प्लॉयर का लेना है, तो ये भी काउंट होगा, अदर मॉनेटरी इनकम है. फिर एडवांस, ये तो इनकम ही नहीं है. एक्स ग्रेशिया भी मॉनेटरी इनकम, ये तो बोनस जैसा ही है, और बड़ा भक्कम में तो बोनस लेते ही है. सी एक्स ग्रेशिया इज अ स्टाइलिश वर्ड फॉर बोनस. बोनस भी कैसे बॉस लोग खुशी से देते हैं, एक्स ग्रेशिया इज काइंड ऑफ बोनस, तो इसको भी लेना है. हम लोग अदर मॉनेटरी इनकम इसको भी डाल सकते हैं. फिर ये परक्यूजिट्स है, तो पूरा स्टेटमेंट छान मारा. सी ये मैं तुमको अभी डिटेल में पढ़ा इसलिए, बाकी तुम लोग ऐसे रैंडमली 100 सम करोगे ना, बड़ा भक्कम में एम कुछ मिलेगा नहीं. लेकिन मैं तो सम ऐसे चुन चुन के बना के करवा रहा हूं ना, तो कुछ ना कुछ आवे ऐसा कर रहा हूं, ताकि तुमको बड़ा भक्कम का जो एम है उसकी भी इज्जत रहे. तो देखो फाइनली 3 चीज आई है इधर. पूरा स्टेटमेंट ढूंढ लेना चाहिए, एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स को छोड़ के सब लेना है. टोटल एक से टोटल चेक करो बराबर है. ये आया था ना बड़ा भक्कम का टोटल, ये टोटल ऑफ बड़ा भक्कम है. फिर इसका 10%. सी तुम लोग एक्चुअल एग्जाम के सम देखो देखो नहीं, तो एक बार देखना पड़ेगा. इतनी सारी चीजों में से कुछ एक आध अमाउंट ही होता है. ये तो एक कॉम्प्रहेंसिव सम है ना, इससे इससे तुम लोग जज मत करना इतना सब टफ आ रहा है. सीए सीए मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी ऐसा डेंजरस बनाएंगे. फिर 10% के हिसाब से ये आ गया. फिर कंपेयर विद रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, बॉस इस घर का कितना रेंट पे कर रहा है, ये रहा. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 12,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करके 1,44,000. फिर दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है, ये रहा 68,460. फिर फर्नीचर का हायर चार्जेस 1,800 पर मंथ. फिर लेस रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, वो नहीं था. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है परक्यूजिट्स हाउस का. 90,060 आएगा, 90060. ये सब्सटीट्यूट करूंगा मैं इधर. ये देखो मैंने भी अपने आंसर में हाउस को लास्ट में रखा है. सी यू कैन जस्ट राइट वैल्यू ऑफ हाउस. मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा रेंट फ्री अकोमोडेशन. तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हाउस वैल्यू ऑफ हाउस. आगे फिर बस इसका ग्रॉस सैलरी करोगे तो ये आएगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशन टैक्स था, तो ऐसे करके ये आंसर आएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. और ठीक है, एकदम बड़ा सम था ना, तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, ये मैं तुमसे शेयर भी कर लूँगा. एक बार घर पे अपने मोबाइल ऐप में जहाँ नोट्स शेयर होती है ना, उधर ये भी होगा, एक बार देख लेना. फिर इस क्वेश्चन में भी है ना 2 अच्छे पॉइंट है. दो देखो, शर्मा रिटायर्ड ऑन 31 अक्टूबर. कभी भी रिटायरमेंट का सम होता है टाइमलाइन ड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग बाय मिस्टेक इंटू 12 कर बैठेंगे है ना. तो अक्टूबर में रिटायर हुआ तो कितने महीने काम किया, अप्रैल. एक से मेरे को ये ड्रॉ करना पड़ेगा इधर, एक्सप्लेनेशन में कहा है. कब रिटायर हुआ था, 31 अक्टूबर. ओके.
तो उसको पगार खाली इतने पीरियड की मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद पगार नहीं मिलती, क्या मिलता है? पेंशन। तो ये वाला जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पेंशन के लिए काम आएगा। तो ये इधर कितने महीने? 7 मंथ। तो सब सब 7-7 महीने का ही लेना है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। तो पहले बेसिक सैलरी, सिर्फ सैलरी दिया मतलब बेसिक ही होता है। ये सब बच्चों की तरह मतलब बेसिक वर्ड नहीं लिखा है, सैलरी मतलब बेसिक ही है। तो 1 लाख पर मंथ, तो इंटू 12, सॉरी इंटू 7 इंटू 7 DA 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब आधा इन टर्म्स आधा नॉट इन टर्म्स। लेकिन अभी तो चाहे इन टर्म्स हो के नॉट इन टर्म्स, मैं कैसे बोलता DA चाहे ऐसे मिले कि ऐसे मिले, मिल रहा है ना, तो दोनों ही DA टैक्सेबल है। लेकिन इसका बेहतर होगा कि तुम प्रेजेंटेशन ऐसे करो। ये देखो DA को 2 पार्ट में दिखाया मैंने। DA का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया था? 50,000। तो आधा आधा करो। तो देखो मैंने 25,000 इन टर्म्स, 25,000 नॉट इन टर्म्स, तो दोनों अलग अलग शो किया है। अरे क्योंकि अपने को फॉर्मूला में इन टर्म्स वाला ही काम आएगा ना। अभी तो खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी से ही अलग अलग दिखा के रखेंगे, अपने लिए इजी होगा आगे फॉर्मूलाज में। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि तुम लोग ऐसे अलग अलग करके दिखाओ, ऐसे डायरेक्टली DA का टोटल अमाउंट लिखा तो भी चलेगा। लेकिन बेहतर होगा कि अपने इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स अलग अलग दिखाएंगे। तो 50,000 को मैंने आधा आधा करके दिखाया है, 7-7 महीने का, ठीक है ना ये। फिर HRA, सॉरी मैं बोला इस सब में 2 अच्छे पॉइंट, 2 नहीं 3 अच्छे पॉइंट है, 3 बताऊंगा क्या। HRA तो ठीक है, क्या करना है बताओ? रेंट पेड नहीं दिया तो टैक्सेबल, ओके। नहीं तो तुम लोग फॉर्मूला लेके बैठोगे तो रेंट पेड में अटक जाओगे ना। लेकिन मैंने एक दिन तुमको नोट ही लिखवा दी थी, रेंट पेड नहीं दिया तो मेहनत मत का टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में 14,000 इंटू 7 मंथ्स। अब देखो क्वेश्चन के मेन हीरो लोग को मैं हाईलाइट ही कर देता हूं। ये क्वेश्चन के मेन हीरो लोग हैं, तुम लोग भी करो ना। तो HRA के बाद वाला पॉइंट अभी उस पर ध्यान दो। प्रोफेशन टैक्स देखते ही स्टूडेंट क्या लेस करने का सोचता है, लेकिन गौर से पढ़िए, ये देख क्या लिखा है, ये वर्ड्स को फील करो। अरे पेड बाय एम्प्लॉयर, अरे प्रोफेशन टैक्स तेरा खर्चा है और तेरा खर्चा बॉस पे कर रहा है, खुशी नहीं हुई? तुमको अपना सुख दुख समझता है कि नहीं? तेरा खर्चा बॉस भर रहा है तो तेरे को लगे वाह बॉस भरेगा प्रोफेशन टैक्स, तो मतलब ये खुशी है, तो इसको अपने खुशियों की लिस्ट में शामिल करो। हम लोग स्टेटमेंट बना के क्या कर रहे हैं, हमारी खुशियों की लिस्ट बना रहे, नौकरी में क्या खुशियां मिली, तो ये भी खुशी है कि मेरा प्रोफेशन टैक्स बॉस ने भरा, वाह, तो इसको खुशियों की लिस्ट में शामिल करो। फिर लेस भी करेंगे, लेस करना तो परंपरा है, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन तो मिलता ही है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, वैसा वाला इफेक्ट आएगा। लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा होता है तो अगर सिर्फ प्रोफेशन टैक्स दिया होता ना, सिर्फ प्रोफेशन टैक्स, तो क्या समझना चाहिए, प्रोफेशन टैक्स एम्प्लॉय का खर्चा है, खुद ही भरा होगा, और खुद भरा है तो खर्चा किया है, तो उसको एज अ खर्चा लास्ट में लेस कर दो, सिर्फ लेस, सिर्फ लेस। लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर है तो ऊपर भी नीचे भी, वैसा वाला। तो ऐसा फर्स्ट टाइम आया। ऐसे कोई नॉवेल्टी नहीं थी पॉइंट में, कॉमन सेंस से समझना चाहिए, लेकिन अपने तो पहली बार देखे ना ऐसा पॉइंट। लेकिन ट्रस्ट भी, ये भी बहुत लाइकली पॉइंट है। आधे लोग से गलती क्या होगी बताओ, प्रोफेशन टैक्स घाय घाय में खाली नीचे माइनस कर देंगे, लेकिन कोई कोई लोग पढ़ते नहीं, भाई पेड बाय एम्प्लॉयर है, कुछ भी बॉस पे करता तेरा परक्यूजिट हो जाता है। परक्यूजिट की वर्डिंग्स भी तो यही है, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, फ्री, तो इट्स अ परक्यूजिट्स, और इसको परक्यूजिट्स की तरह पहले शामिल करो, फिर लेस भी करो। तो इधर ऐसा देखो मैं लिख रहा हूं, प्लस बी माइनस बी,
ऊपर ऐड भी करना है, लेस भी करना है बाद में। फिर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूपीएफ, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूपीएफ, यूपीएफ पे जब कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहे होते हैं तभी टैक्स फ्री है, लेकिन लमसम अमाउंट में ठाक 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 वो होता है ना वाला, तो ये तो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो अभी फुल्ली एग्जाम, तो इसको भी डैश करके दिखा दूंगा। इंटरेस्ट भी क्रेडिटेड मतलब खाते में जमा हुआ है, और यूपीएफ में जब जमा हो रहा है ना तब टैक्स नहीं आता, लमसम अमाउंट पे आता है। और लमसम अमाउंट देखो इधर दिया है, एक काम कर दे इनको जोड़ी में, ये वाले कहते हैं ना, ये वाला जोड़ा खत्म कर दो, ये देखो ये वाला, मैंने 4 चीज को बॉक्स में डाला देखा है, 1 2 3 4, मेरे दिमाग में यूपीएफ की ड्राइंग चल रही है, ऊपर सर ने 3 एरो बनाए थे, नीचे एक डंडी थी, ये वही है, और नीचे वाली डंडी ये रही, लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूपीएफ। तो इसका 4 पार्ट में बाइफिकेशन कैसे किया बताओ, ग्रेचुटी में बाद में बताओ भाई, यूपीएफ खत्म कर देते ना यार। तो सी टोटल लमसम अमाउंट 5 लाख था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000 इंटरेस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन 3,50,000 है, और इसमें एम्प्लॉय का कितना, एम्प्लॉयर का कितना, तो उसका रेशियो कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखो दोनों ही 1200 कंट्रीब्यूट करते थे इक्वली, तो इक्वल रेशियो में होगा। तो 5 लाख में से 1,50,000 इंटरेस्ट है, वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब 75,000, और बचा हुआ 3,50,000 भी आधा आधा, 1,75,000 ओके। तो ये देख लो इसका सॉल्यूशन में कैसे आएगा, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन दैट। सी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो इग्नोर करते हैं ना, और उसका जो इंटरेस्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये तो सैलरी का स्टेटमेंट है, तो खाली एम्प्लॉयर का और उसका इंटरेस्ट आएगा। अरे वो 4 पार्ट में से मैंने 4 में से 2 ही अमाउंट को लिया है, अरे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, कुल मिला के अपने प्रोविडेंट फंड से 5 लाख आया ना, तो आधा तो बॉस की मेहरबानी से आया है, और सैलरी में तो जो बॉस की मेहरबानी का वही लिखना है ना यार। सी कभी कभी कॉमन सेंस से भी सोचना चाहिए, 5 लाख कुल जमा हुए थे प्रोविडेंट फंड में, आधे तो बॉस के कारण हुए और आधे क्योंकि इक्वली हो रहा था, तो इसका डायरेक्ट हाफ भी कर सकते हैं, 5 लाख में से आधा 2,50,000 तो थैंक यू बॉस के कारण है, और जो बॉस की मेहरबानी से वही सैलरी में आता है, बाकी जो खुद की बलबूते पे जमा किया था वो और उसका इंटरेस्ट, इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और ओन कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर, क्योंकि वो बेसिक सैलरी से कट कट के आता था ना। मैं वो तुमको पूरा चार्ट जैसा बनाया नहीं, लेकिन समझ जाओ कैसा 4 पार्ट में डिवाइड करते ना, ऐसा हमने किया हुआ भी है, अपने जो सम किए थे उसमें 2:3 में डिवाइड हुआ था, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इधर इस सम में दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। फिर ग्रेचुटी देखो, सी ग्रेचुटी के ब्रैकेट में क्या लिखा मैं, एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर 11 लाख, मतलब सी ये बंदा पहले भी कोई जॉब करता था, और पहले भी कहीं से रिटायर हुआ था, और पहले भी उसको रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिली थी, तो उसने पहले भी कुछ एग्जेम्पशन लिया था। अरे ऐसा थोड़ी जिंदगी में इंसान एक ही नौकरी करता है, 2-2 3-3 बार भी नौकरी करते हैं ना, तो जब 2-2 3-3 बार जॉब करते हैं तो 2-2 3-3 बार रिटायरमेंट भी हुआ होगा, 2-2 3-3 बार ग्रेचुटी भी मिला होगा, लेकिन एग्जेम्पशन का जो लिमिट है ना 20 lakhs, इट्स वंस इन द होल लाइफ टाइम। यू नो ग्रेचुटी के फॉर्मूला में 20 lakhs था, याद है कि नहीं फॉर्मूला, वो हाफ इंटू ब्ला 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 एक्चुअल अमाउंट, और 20 lakhs था ना, वो 20 lakhs के लिए लॉ ने क्या बोला है, तेरे पूरे जीवन में तू भले 10 बार रिटायर हो, लेकिन 20 लाख से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये 20 lakhs इज अ कोटा फॉर लाइफ टाइम, इट्स नॉट पर जॉब।
सी पर जॉब का होता ना तो हर नई जॉब में 20 lakhs का काम आता फॉर्मूला में, लेकिन ये 20 lakhs इज पर जॉब के पर लाइफ, पूरी लाइफ का है। और इसने अपनी जिंदगी में एक बार 11 लाख का मजा ले लिया है, मतलब एग्जेम्पशन ले लिया है, तो उसका 20 lakhs का कोटा खत्म, 11 लाख से खत्म हो गया। तो अब की बार जब ग्रेचुइटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो अपनी 20 lakhs वाली अमाउंट 20 lakhs नहीं आएगी, 9 lakhs आएगी। इन शॉर्ट कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ना कि हमने पिछले रिटायरमेंट में कुछ एग्जेम्पशन ले लिया है, तो अपनी जो टोटल लिमिट है ना 20 lakhs वाली वो रिड्यूस हो जाएगी। तो सी ये पॉइंट नहीं बताया होता तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो हाफ वाला फॉर्मूला एक्चुअल और 20 lakhs ले लेता, लेकिन इधर 20 lakhs मत लेना। 20 lakhs उसको जिंदगी भर का लिमिट था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक बार 11 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया है। और ये कब, पहले कहीं जॉब करता होगा। दिस रूल इज ऑल्सो देयर इन लीव सैलरी। तो यू कैन राइट समवेयर कि इन ग्रेचुइटी एंड लीव सैलरी, लिखो ऐसा, इन ग्रेचुइटी, अरे ऐसी जगह पे लिखो जिसको तुम रोज रिवाइजन कम करके आते हो, शायद करते होंगे रिवाइज मेरे कहने पे, तो रोज रिवाइज के चक्कर में नजरों के सामने आना चाहिए ना। कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पे लिख दिया जिस पे नजर ही नहीं आती रोज। क्या बोला, इन ग्रेचुइटी एंड लीव सैलरी द एग्जेम्पशन लिमिट, the exemption limit of rupees, क्या लिखा हूं, 20 lakhs and 25 lakhs, of rupees 20 lakhs and 25 lakhs रिस्पेक्टिवली भी लिख दो, रिस्पेक्टिवली is a limit for lifetime, is a limit for lifetime। सी अभी तक के सम्स में इन लोग ने कभी बताया नहीं था कि पहले भी उसने ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन लिया हुआ है, तो अपने हर सम में अभी तक क्या अज्यूम कर सकते थे कि पहली बार ही वो रिटायर हुआ है, और पहली बार तो मेरे पास फुल 20 lakhs का कोटा होता है ना। लेकिन इधर जब कह ही दिया कि पहले भी रिटायर हुआ था तभी 11 लाख का एग्जेम्पशन लिया है, तो 11 लाख अपने 20 में से कट हो जाएगा, तो माई लिमिट विल बी 9 लाख। एक सेकंड देखो मैंने कैसे दिखाया इसको, ये देखो, ये देखो जल्दी देख ग्रेचुइटी के फॉर्मूला में, ट्वेंटी लैक्स का रूल तो पता ही था सबको, रिवाइज करने वालों को सब पता ही होता है ना। लेकिन 11 लाख जो क्वेश्चन में दिया है कि पहले क्लेम कर चुका है, तो अपनी लिमिट छोटी हो गई, इट बिकम्स 9 लाख। ओके, बाकी सब देख लो, बाकी सब सिंपल था। इधर टेल मी, पोगा वाला फॉर्मूला लगा है कि अदर एम्प्लॉय, पोगा होगा तो लिखा होगा, नहीं था तो अदर एम्प्लॉय, हाफ इंटू एवरेज सैलरी, इधर एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ, रिटायरमेंट का महीना छोड़ के। लेकिन इधर एवरेज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सी एवरेज में इंपॉर्टेंस का बदल सैलरी चेंज होती है। इसकी सैलरी देखो जरा, 1 लाख कांस्टेंट है। अब इसकी एवरेज निकालोगे तो भी क्या होगा, 1 लाख को 10 बार जोड़ोगे फिर डिवाइड बाय 10, 1 लाख ही आ जाएगा ना। सी जिस समय ऐसा बोलते उसकी सैलरी इतनी थी फिर इतनी हो गई, तो एवरेज का इंपॉर्टेंस आता है। तो एवरेज में बेसिक सैलरी 1 लाख और डीए इन टर्म्स खाली 25,000, 50 मत लेना, इन टर्म्स वाला ही। और टर्नओवर कमीशन तो नॉट इन सम, तो 1,25,000 हो गया एवरेज। ये देखो मैंने भी इधर डायरेक्ट ही लिख दिया है, दिख रहा है एवरेज सैलरी 1,25,000 और हाफ से मल्टीप्लाई किया, और उसकी सर्विस कितनी है, कितना था एक्चुअली, 17 years 8 months था।
लेकिन पोगा राउंड ऑफ होगा, बट ही इज नॉट पोगा, तो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो 17 साल ही रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 17 हो गया। तो ऐसे एक अमाउंट ये आएगा 1060 to 500, एक्चुअल अमाउंट 14 लाख, और तीसरा 9 लाख है। सी मैंने भी सम बहुत थॉटफुली बनाया है, जानबूझ के ऐसा किया है कि तीसरी अमाउंट ही सिलेक्ट हो रही है। अगर कोई 20 lakhs के हिसाब से चला होता ना तो उसका विचर इज लोअर फर्स्ट वाला अमाउंट आता, लेकिन मैंने ऐसा किया कि आंसर चेंज हो जाएगा, नॉलेज नहीं दिखाया तो बराबर। एनीवेज तुमको नॉलेज था नहीं, लेकिन अभी याद रखना आगे से, हाँ, कि जो 20 lakhs की लिमिट है उसमें लिमिट को छोटी कर दो अगर सम में बोला है कि ऑलरेडी कुछ एग्जामिशन क्लेम कर चुका है पास्ट में। फिर 1 2 3 विचर इज लेस 9 lakhs, तो देखो इनर कॉलम में ग्रेचुटी 14 लाख लिखा, लेस 9 लाख, आउटर कॉलम में 5 lakhs। फिर अभी पेंशन का पॉइंट है, पेंशन देखो क्या लिखा है, 2000 पर मंथ लिखा है। सी स्टार्टिंग में जो पेंशन दिया होता है ना उसका टोटल पेंशन होता है, फिर आउट ऑफ विच मतलब आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 2000 के बाद बोला आउट ऑफ विच, तो 2000 तो मेरा टोटल पेंशन है, फिर उसमें से 40% कम्यूट करवा लिया। मतलब इट्स लाइक ये देखो ऐसा हुआ है 2000 पर मंथ था, उसमें से 40% कम्यूट करवाया था, तो 40% कितना बनता है 800, 2000 का 40% मतलब 800, ये कम्यूट हो गया, मतलब 800 800 800 करके मिलेगा कि एक साथ मिलेगा, तो ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे लमसम, और बैलेंस कितना बचा 1200, ये तो हर महीने 1200 1200 1200 1200 1200 मिलेगा, लेकिन इस सम में तुम लोगों ने नोटिस किया, ये देखो ये देखो ये देख जरा, जब तक तुम लोग की ट्यूबलाइट चालू नहीं हो रही है ना, देखते रहो ये डेट को जरा, देख मेरा आईपैड खराब हो जाएगा ऐसे कर करके, नहीं समझा, ये देखो उसने कम्यूट करवाया लेकिन 1 जनवरी को, और पेंशन की बात है तो रिटायरमेंट के बाद तुरंत चालू होती है, ये देख रिटायर कब हुआ था बंदा अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद तो उसने पेंशन ऐसे ही लेना चालू कर दिया था। 1 जन में उसको बुद्धि में क्या आया कि मैं थोड़ा लमसम ले लेता हूँ, हो सकता है घर में कुछ पैसों की आवश्यकता थी, पैसों की जरूरत थी, तो बीवी ने बोला यार बॉस से लमसम ले लो ना पेंशन, या लेकिन वो रिक्वायरमेंट कब उठी उसकी, तुम लोग डेट देखो, पहली बार इस समय ऐसा डेट दिया है, तो डेट मीन्स 1 जैन के पहले ऐसे नहीं कि पेंशन नहीं मिला था, पेंशन तो अक्टूबर के बाद ही चालू हुआ था, लेकिन इस बीच उसको पेंशन 2000 करके मिल रहा था, कि उसका पेंशन नक्की तो 2000 ही हुआ था ना, तो सी अक्टूबर के बाद देखो नवंबर 2000 मिला था, दिसंबर भी 2000, ओके, जैन में 1 जैन से चेंज हो गया है, तो 1 जैन से उसने बॉस को बोला बॉस आप ये 2-2 हजार देना चालू किए हो ना, रुक जाओ, मेरे को उसमें से 40% लमसम चाहिए, तो टेल मी, फिर मेरे को हर महीने का बताना, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख के बताऊंगा अच्छा रहेगा, इधर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। सी पेंशन तो जीवन भर चलेगा, लेकिन अपने को पूरे जीवन की चिंता नहीं, अभी मार्च तक की चिंता है खाली, तो टेल मी नवंबर में उसको पेंशन कितना मिला था 2000 पर मंथ, वो कैसे मालूम पड़ा कि 2000 ही तो है, और उसने बॉस को बोला भी नहीं कि मेरे को लमसम चाहिए, बोला तो भी कब 1 जैन ना, और 1 जैन को अभी देरी है, तो नवंबर में 2000 मिला, फिर दिसंबर में भी 2000 पर मंथ, फिर जैन से क्या हुआ उसने 40% कम्यूट करवा लिया, तो वो तो लमसम में चला, अनकम्यूटेड कितना बचा 40% कम्यूटेड, तो अनकम्यूटेड 60%, मतलब 1200, मीन्स अब उसके घर 1200 रुपए की लाइन लगेगी, हर महीने 1200 1200 1200 1200 1200,
तो ये देखो 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ, एक से ना, अब तो 1200 जिंदगी भर मिलेगा उसको, मरते दम तक मिलता ही है। लेकिन अपने को मरते दम का स्टेटमेंट बनाने के मार्च तक, मार्च तक, तो सी मार्च तक उसको इतना पेंशन मिला। देखो ये जो मैंने मंथ टू मंथ लिखा है वो अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड ही तो मंथ टू मंथ चलता है ना। तो ये टोटल कर कितना आया? 2000, 2000, 1200, 1200, 1200, कुल मिला के कितना हो गया? अनकम्यूटेड पेंशन बोलते जो मंथ टू मंथ आया। सी कम्यूटेड का तो लमसम है ना, सी वो तो 1 जनवरी को आया होता कि तुरंत आ गया होता। लमसम तो एक शॉट में ही आता है ना, उसका डेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो महीने महीने मिलता है उसका डेट से ताल्लुक था कि 1 जैन से कम्यूट हुआ है ना, तो 1 जैन से अपना मंथली पेंशन छोटा हो गया। तो ये देखो इसका प्रेजेंटेशन, ये देखो मैंने इधर पूरा हर महीने का पूरा अलग से लिखा है। देखो ना ये देखो क्या लिखा, नवंबर में 2000 मिला, दिसंबर में 2000 मिला, फिर जैन से अचानक 1200, क्यों क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जैन को उसने कम्यूट करवा लिया और कम्यूट किया उसको हटा। इधर मुझे अनकम्यूटेड कितना है? 60% चाहिए, विच इज 1200। फिर तो 1200 करके मार्च तक, तो ये आ गया। फिर कम्यूटेड का अमाउंट था 1,50,000 और ये 1 जैन को मिला है कि कभी, ये तो लमसम अमाउंट है ना, उसका डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने 33% क्यों लिया? ग्रेचुटी मिला है ना, तो जिस समय ग्रेचुटी होता है तो 33.33, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। पेंशन के समय के अपने घाय घाय में करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आज हमने नई बात सीखी। कभी भी इन लोग बोलते ना उससे कम्यूट करवाया और साथ में डेट भी दिया है, तो डेट को वैल्यू कर, वो डेट पे ध्यान दे। फिर लीव सैलरी, लीव सैलरी 13,25,000, ये ड्यूरिंग द सर्विस है कि रिटायरमेंट? रिटायरमेंट। फिर तो रिटायरमेंट में क्या था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, वरना 10-10 AA में वो फॉर्मूला था ना 1 2 3 4 विचर इज लेस। और उसमें देखो क्या लिखा है, अक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 540 डेज। बताओ 540 डेज अक्यूमुलेटेड मतलब इतना छुट्टी उसने लिया है कि इतना छुट्टी जमा किया है, इतना छुट्टी उससे बचा के रखा है। और अपने को ये नहीं चाहिए कितना छुट्टी बचाया है, अपने को चाहिए कितना छुट्टी टेकन। क्यों? अपना फॉर्मूला क्या है? लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो लीव अलाउड, तो लीव अलाउड कितना था? 45 डेज नहीं चलेगा, गवर्नमेंट और रूल 30 डेज, तो वो 30 डेज के हिसाब से जाएंगे। तो 30 डेज के हिसाब से कितना साल का सर्विस है? 17 साल। तो लीव अलाउड आ जाएगा, लेकिन लीव टेकन कैसे आएगा? ये पॉइंट अभी नया नहीं रहा, मैं सिखा चुका हूं। इसको कितने लोग लीव टेकन समझ लेते हैं, लेकिन अक्यूमुलेटेड मतलब टेकन नहीं, इतनी तो जमा थी। तो टेकन कैसे मालूम पड़ेगी? तो देखो बॉस उसको कितनी छुट्टी देता था, बॉस उसको 45 डेज के हिसाब से छुट्टी देता था। तो 17 साल में कितनी छुट्टियां दे दी बॉस ने? 765 डेज, इतनी छुट्टी बॉस ने दी थी। और उसमें से 540 बची हुई है, तो 540 को हटा दो, रिमेनिंग इज लीव टेकन, 225 डेज आएगा। ये देखो इधर लिखा है, ये देखो बॉस उसको छुट्टी देता था, कितना आया था टोटल? 765, और उसने 540 की उसने बचा के रखी है, अक्यूमुलेट की है, तो उतनी बची हुई है, तो इतनी छुट्टियां खर्च हो गई। और कितनी छुट्टी खर्च हुई उसी को बोलते लीव टेकन। ये मेरे को इधर चाहिए फॉर्मूला में, देखो ये देखो अपना मेन फॉर्मूला लीव क्रेडिट का, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, और लीव टेकन हमने यहां से निकाला नीचे।
तो सी पहले एज पर गवर्नमेंट रूल लीव अलाउड 510 डेज है और लीव टेकन ये हमने मेहनत से निकाला 225, तो बैलेंस आ गया लीव क्रेडिट। फिर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 30, और मैंने क्या बोला ये पॉइंट्स में रहने दो क्योंकि एकदम अल्टीमेट आंसर नहीं है, अभी चल रहा है। जब वर्किंग चल रही होती है तो डेसिमल्स में रहने दो, एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंचे तो राउंड ऑफ करो, लेकिन अभी तो चल रहा है ना, ये तो लीव क्रेडिट है, इसको मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ करना बाकी है ना, तो डेसिमल्स में रहने दो। तो सी ये 9.5 इंटू एवरेज सैलरी 1,25,000, फिर 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी 1,25,000, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 25 lakhs। सी लीव सैलरी में भी बोला होता ना कि उसने पिछले रिटायरमेंट में लीव सैलरी का भी एग्जेम्पशन क्लेम किया था, तो उसका लिमिट इधर छोटा हो जाता, लेकिन दिया नहीं तो जबरदस्ती कुछ करना मत। अरे जैसे ग्रेचुटी में दिया था ना कि ऑलरेडी पास्ट में कुछ एग्जेम्पशन ले चुका था, वैसा इधर भी आ सकता था, लेकिन दिया नहीं था। हाँ इधर एक्चुअल अमाउंट प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल अमाउंट 13,25,000 है ना, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट 13 lakhs, बट विचर इज लेस में अपना ये आ रहा है, तो ये माइनस ये आ गया। फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन था, वो तो नॉर्मल है, 16 लाख मिला है और ये उसकी बची हुई सर्विस है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लो ना, ये देखो फॉर्मूला, इसमें सेक्शन क्या था 1010C, फर्स्ट अमाउंट क्या था, लेटेस्ट सैलरी लेनी होती इधर मालूम है, बेसिक और डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, तो बेसिक और डीए इन टर्म्स 1,25,000 है इंटू 3 मंथ्स, फिर इंटू सर्विस कंप्लीटेड वाला ईयर्स में तो 17 साल, तो एक ही अमाउंट हो गया, और दूसरे में रिमेनिंग सर्विस चाहिए और वो मंथ्स में चाहिए, तो उसकी बची हुई सर्विस क्वेश्चन में दिया था 8 साल है, यानी कि 8 साल इंटू 12 96 मंथ्स का सर्विस बचा था, लेकिन ऊपर वाले में 3 महीना लेते, नीचे वाले में 1 महीना, ऊपर वाले में कंप्लीटेड ईयर्स, नीचे वाले रिमेनिंग मंथ्स, तो ठीक है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, तो विचर इज लेस में 5 लाख लेस आया था, आउटर कॉलम 11 लाख, तो ये टोटल हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशन टैक्स भी दिया था, तो ये आंसर आ गया 31,18,100। तो ये दो मास्टर प्रॉब्लम हो गए। ओके, अब सी कुछ पॉइंट्स है ना इन लोग यूजुअली पूछेंगे नहीं, लेकिन इस सेफ्टी के लिए बता देता हूँ। सी वो जो हाउस की वैल्यूएशन थी ना अपनी हाउस वाली, उसमें मैंने हाउस का चार्ट कैसा दिया था, एक सेकंड देखो। हाँ घर बनाया था मैंने ना ये, तो उसमें मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दिया होगा, अदर एम्प्लॉय में पहले रेंटेड चेक कर लो, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो रेंटेड ना, लेकिन अब है ना कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय को होटल में अकोमोडेशन देते, होटल में बॉस ने क्या बोला है, एक काम कर दो, तेरा जॉब अभी से पुणे में ट्रांसफर करता हूँ और पुणे में मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन एक होटल बुक कर देता हूँ, वो होटल के कमरे को ही अपना घर बना ले। सी नॉर्मली घर मतलब हॉल किचन बेडरूम ऐसा होता है ना, लेकिन एम्प्लॉय को होटल का कमरा ही दे दिया है एज इफ वो तेरा घर है और होटल रूम में रहता है। तो अगर होटल अकोमोडेशन मिली ना तो पहले तो इसको ओन समझेंगे कि रेंटेड, रेंटेड कि होटल में उसको रूम पकड़ा दिया है, मतलब बॉस ने भी होटल वालों को दिया होगा ना, बॉस होटल थोड़ी बॉस की होगी, तो रेंटेड अकोमोडेशन है। और उसमें रूल क्या था 10%, लेकिन होटल अकोमोडेशन में 24% लेना पड़ता है, 24% और बड़ा बक्कम होटल है। और लॉजिक सुन, क्योंकि उसके अंदर फर्नीचर वर्नीचर शामिल होता है और अपने फर्नीचर को अलग से भी गिन नहीं पाएंगे ना। सी होटल के अंदर तो फर्नीचर गड़े हुए रहते, सी कोई फ्लैट होता है तो बॉस फर्नीचर ला ला के देता है, तो हम लोग फर्नीचर को अलग से ऐड भी करते हैं ना, लेकिन होटल तो ऑटोमेटिकली फर्निश्ड है। तो सुन, फिर होटल अकोमोडेशन में ना
ये चीज मत करना अलग से, फर्नीचर वैल्यूएशन लेना है मत। इसलिए गवर्नमेंट ने 10% वाले को करी 24% दिया, सीधा 10 को ही 24 बना दिया, तो अपने आप फर्नीचर का फैक्टर आ गया उसमें। इन शॉर्ट कहीं ऐसा लिख दो, इफ एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड होटल अकोमोडेशन देन वैल्यू ऑफ हाउस इज इक्वल टू, लिखो, if employee is provided hotel accommodation then value of house is equal to 24% of बड़ा बक्कम, वही सैलरी मतलब। फिर उससे कंपेयर किससे करना है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वही होटल वालों को कितना रेंट देता होगा, चार्जेस, विच एवर इज लोअर। मतलब मैं चाहता हूं तुम लोग यही फॉर्मूला को बेस पकड़ लो ना, लेकिन जहां 10 लिया तो उसके बदले 24, बट बाद में फर्नीचर को अलग से मिलाना मत। 24 खुद ही इतना बड़ा परसेंटेज है ना, फर्नीचर गिन के आ गया। हाँ ये करना पड़ेगा, अगर बॉस थोड़ा बहुत उससे मांग रहा है, थोड़ा तो पैसा दे दे यार, फ्री में क्या ले रहा है, तो वो लेस करना पड़ेगा, वो सब यूजुअल है। ओनली थिंग इज दिस विल नॉट बी स्पेशली एडेड एंड अवर 10% विल बिकम 24%। हाँ नहीं, खुद का हुआ तो फिर बाद में खुद का चांसेस नहीं है, अगर हुआ तो फिर इधर आ जाएगा ये, फिर उधर भी 24% के हिसाब से करना है। 24%, खाली रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं आएगा। उसका डाउट कि अगर ओन हाउस हुआ तो, ओन होटल हुआ तो, सी लॉ में ऐसा क्लियरली नहीं बोला है, होटल में बंदोबस्त करके दिया तो 24% लेना है, फिर बाद में उधर ओन है कि रेंटेड है, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन ही नहीं है। तो मतलब फिर ऐसा कुछ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि यूजुअली रेंटेड होता है, इसलिए मैं इधर इशारा करके बता रहा हूँ। बाकी ठीक है ना, अगर तुम्हारे माइंड में वो भी आ रहा है तो ये जो भी है 24% करके करना बस। लेकिन फिर फर्नीचर को अलग से मत लेना कि 24% इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग फर्नीचर, दैट इज वाई इट इज 24। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक और पॉइंट है ना, बहुत दूर दूर का है, उसके चांसेस बहुत रह रहे, सेफ्टी के लिए सुन लो खाली, आज तक कभी आया नहीं, बाई चांस ऐसा हो गया तो अगर एम्प्लॉय को 3 गाड़ी दे दी है, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट के लिए, तो टेल मी पीओपीपी का क्या करते हैं, मल्टीपल कार वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं एक, ये कभी पूछा नहीं और चांसेस है कि नहीं पूछेंगे, सेफ्टी के लिए आई फील के बाई चांस आ गया तो नॉलेज तो रखो। तो क्या कभी सुना हुआ है तो क्या है, कर पाओगे। ये देखो मेरा इशारा पीओपीपी की तरफ है, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। तो अज्यूम करो यू आर एम्प्लॉय, तुमको मैंने बोला ये होंडा सिटी भी रख, ये BMW भी रख, ये स्कॉडा है, 3 गाड़ी है, तीनों तू यूज कर, जब चाहे वैसा यूज कर, अपना समझ यूज कर, लेकिन ऑफिस का भी काम कर, पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिस, पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिस, एंड एट योर डिस्पोजल कंपनी हैज मेड 3 कार्स अवेलेबल, ऑल 3 पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। तो ऐसे में सी नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट का क्या करते हैं, ये अमाउंट लेते हैं ना। एक बार मान लो ये वाला केस बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे, तो ऐसे 3 गाड़ी है, और मान लो तीनों गाड़ी 1600 सीसी वाली है, तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करेगा, 1800 इंटू 12 एक गाड़ी का, फिर एक और गाड़ी का 1800 इंटू 12, एक और गाड़ी का 1800 इंटू 12, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन ये लॉ ने मना किया है, लॉ ने क्या बोला, अगर मल्टीपल गाड़ी तुमको मिली तो खाली एक ही गाड़ी को ये स्टैंडर्ड अमाउंट से वैल्यू करेंगे, बाकी की गाड़ियां इवन ही पार्टली पार्टली होगा लेकिन हम उसको फुल्ली प्राइवेट की तरह वैल्यू करेंगे। और फुल्ली प्राइवेट की तरह वैल्यू करना मतलब ऐसा वाला, तो सी हकीकत में तो उसको तीनों गाड़ी पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, लेकिन स्टेटमेंट बनाते टाइम किसी एक गाड़ी को ही पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट लेने मिलेगा, मतलब जिसमें स्टैंडर्ड अमाउंट का वो होगा।
और बाकी की 2 गाड़ी वो कितना ही बोले नहीं वो भी पार्टली पार्टली है, बाढ़ में गया पार्टली पार्टली, नो पार्टली पार्टली, उसको फुल्ली प्राइवेट अज्यूम करके करना है। तो टेल मी वो रिमेनिंग 2 गाड़ी का कैसे होगा बताओ? उन गाड़ियों की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन लो, ओके, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर सेल्फ, फुल अमाउंट ऐड कर देंगे एज भी वो फुल्ली प्राइवेट था। बट वन कार विल गेट कंसेशनल ट्रीटमेंट। एक्चुअली ये कंसेशनल ट्रीटमेंट है ना, इधर एक छोटू सा अमाउंट हमारे स्टेटमेंट में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो एक ही कार के लिए मिलेगा। बट सी इतना सब नहीं पूछेंगे। अब इसमें पता है एक और टेंशन क्या है, 3 में से कौन सी गाड़ी को हम लोग इस तरह से वैल्यूएशन करें, क्योंकि सी लॉ ने अपने को चॉइस दी है, 3 गाड़ी में से कोई भी एक गाड़ी का तू ऐसा कर दे, ऐसा मतलब समझा कैसा, ये स्टैंडर्ड अमाउंट से वैल्यूएशन कर ले, ये तो मजा ही आता है इसमें। बट किसी एक गाड़ी का, लेकिन किसका करो ऐसा, क्यों एक का ऐसा कर दिया तो बाकी 2 का कैसा होगा, फुल्ली प्राइवेट। पता चला बाकी 2 गाड़ियों की कॉस्ट बहुत भारी है तो डेप्रिसिएशन, अरे कॉस्ट भारी आएगा। तो ये ना एक्चुअली बहुत टिपिकल सिचुएशन होता है, मतलब इधर है ना अपने को सब ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ ऐसा इतना डालते नहीं है, बट क्या एक बार आई फील कि एक बार बता के तो रख देता हूँ, बाय चांस इन अ वेरी रेयरेस्ट केस आ गया तो एक सुना हुआ रहेगा तो अच्छा है। तो सी ये केस में कैसे करोगे बताओ, 3 गाड़ी है तो पहले क्या करने का, कार 1 को पीओपीपी ले लो और उसको 1800 जो भी अमाउंट है 600 वैसा कर दो, फिर कार 2 और 3 का फुल्ली प्राइवेट की तरह करो। तो ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें कार 1 इज पीओपीपी, फिर कार 2 को पीओपीपी ले लो और 1 और 3 को फुल्ली प्राइवेट कर दो, फिर कार 3 को पीओपीपी कर दो और 1 और 2 को फुल्ली प्राइवेट। ऐसे 3 तरीके से ट्राई करना है, और जिधर आंसर एकदम छोटा आ रहा है ना वो राइट चॉइस है। सी वो उसको सिलेक्ट करना है और वो अपने को मेन स्टेटमेंट में लिखना है, इतना डेंजरस आएगा नहीं कभी। और पहले तो सी थोड़ा है भी बहुत वियर्ड ना, 3 गाड़ी उसके डिस्पोजल पे, लेकिन लॉ में लिखा है इफ मोर देन 1 कार इज मेड अवेलेबल फॉर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट then only 1 can be given concessional treatment of ऐसा, others will be fully private। सी 3 तो मैंने ज्यादा बोल दिया था, अगर वर्स्ट केस में सोचा ना एकदम टफ पेपर डाल दिया तो लोग 2 गाड़ी का कर सकते हैं। चलो 2 गाड़ी का बताओ कैसे करेंगे, उसको एक होंडा सिटी भी दिया था, एक BMW भी दे दिया था मॉडल के हिसाब से मत करना। हाँ, चलो 2 कार दिया, कार 1 कार 2, कार 1 कार 2 2 दिया है। एक बार ओरली बोलो कैसे करोगे क्वेश्चन, और बोला क्या होगा दोनों पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, तो क्या करोगे, ऐसे 2 ऑल्टरनेटिव ट्राई करना। पहले लिखना लेट्स अज्यूम कार 1 इज फुल्ली सॉरी पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, तो कार 1 को पीओपीपी करना, तो कार 1 को पीओपीपी करके ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। फिर वो भी देखना पड़ेगा, सीसीवीसी भी देखना पड़ेगा, वो हिसाब से अमाउंट सिलेक्ट कर लो। बट कार 1 को पीओपीपी लिया तो सेकेंड कार फुल्ली प्राइवेट, फिर उसकी गाड़ी का कॉस्ट का डेप्रिसिएशन लेना प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर सैलरी पेड बाय, उस तरह से करना। फिर देखना कार 1 में क्या आंसर आया था, कार 2 का क्या आंसर आया था, टोटल एक अमाउंट निकाल के रख दो। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव कि चलो सेकेंड वाली कार को पीओपीपी कर दे, तो सेकेंड वाली कार की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से ये अमाउंट चुन लो, और सेकेंड को पीओपीपी लिया तो फर्स्ट को फुल्ली प्राइवेट, फिर उसके डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के देखो। फिर 2 आंसर आ जाएंगे ना, फिर दोनों में से देखना चाहिए कहाँ आंसर छोटा आ रहा है, क्योंकि जिधर आंसर छोटा है उधर टैक्स कम आता है, उतना टैक्सेबल। फिर वो अरे 2 ऑप्शन करे लेकिन फाइनली चूज एक ही करना है, चूज द वन वेयर द आंसर इज लोअर, फिर वो लोअर आंसर को मेन स्टेटमेंट में लिखना है। ऐसा स्टडी मटेरियल में भी सम नहीं है, बट दे हैव रिटन वन स्टेटमेंट इन द स्टडी मटेरियल that if more than 1 car is made available for partly office partly private,
then only one can be treated as partly office, partly private. Remaining will be treated as fully private. तो एनीवेज ये मैंने तुमको ओरली बोल दिया है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड. ट्रस्ट भी इतना नहीं आएगा, ऐसा आने का पोटेंशियल होता तो स्टडी मटेरियल में भी इसका सम दिया होता और मेरे बुक में भी सम वम डाला होता, लेकिन इसका सम वम डाला नहीं. लेकिन क्या है, नॉलेज दे के रख दिया, वो नॉलेज कभी क्या पता स्ट्राइक हो जाए अपने को. इफ यू वांट यू कैन राइट, if multiple cards for POPP, then only one can be treated as POPP, remaining will be fully private. लिख लो, चलो बोल दिया तो लिख दो कहीं पर. लिखा है तो कोई लोग ने नहीं लिखा तो मेरा डिक्टेट किया वो सुन लो. इफ मल्टीपल कार्ड्स फॉर POPP, if multiple cards for POPP, then only one can be treated as POPP and remaining cards will be treated as fully private. Remaining cards will be treated as fully private. तो फाइनली अपना सैलरी का टॉपिक दी एंड. ओके.